आप एक पिक्चर का गाना दूसरी पिक्चर में डाल देते हो, सब अपना हक समझते हैं कि हमने ले लिया, ये हमारी प्रॉपर्टी है, घंटा आपकी प्रॉपर्टी है। कि वो आए ऑफिस में, स्क्रिप्ट सुनी, बहुत ही, वो मेरी एक्चुअली लाइफ की बेस्ट फिल्म हो जाती थी अगर बनती थी एज अ डायरेक्टर। जब कोई पिक्चर मान लो नहीं चली या लोगों इंडस्ट्री ने बोला ये फ्लॉप हो गई, मैं देखता हूँ, मैं सबसे पहले वही देखूंगा, मैं देखना चाहता हूँ इसमें गलतियाँ क्या है। मेरी फास्टेस्ट कास्टिंग हुई अपनी लाइफ में नसीर साहब के साथ। उन्होंने फोर्सफुली अपने आप को अच्छा एक्टर बनाया मेहनत करके। तो पहला चेक था 300 रुपए का, उनकी लाइफ में मेरे डैडी ने दिया था। प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो ही है जो इधर आके सफर करता है इस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा, और उसकी कदर सबसे कम है। मेरे को देने की जरूरत नहीं पड़ी, शायद मुझे देते भी नहीं, क्योंकि मैं उनको नहीं पता था कि मेरे टैलेंट मतलब गुलशन जी का लड़का है। तो मैं लो ग्रेड में, मतलब मुझे लगता है सब मुझे निकम्मा समझते थे। अनिल कपूर का जक्कास डायलॉग भी इसी फिल्म से है, तो उनका एक सिग्नेचर डायलॉग बन गया। उसका लाइफ लॉन्ग सिग्नेचर है। आई थिंक जब तक वो जिंदा हैं उनको फोर्सफुली बोलना ही पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है वो फिल्म इंडस्ट्री के फाइनेस्ट फिल्म मेकर है। कमर्शियल सिनेमा पर इनकी ऐसी पकड़ है कि इनकी जो फिल्में हैं वो थिएटर में सिल्वर जुबली करती है और ईयर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में रहती है। इनकी फिल्मों में स्टोरी, डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो आपकी जबान पर चढ़ जाए, गाने तो ऐसे जिनका रीमिक्स आज भी बनता है। एंटरटेनमेंट, ड्रामा और ग्लैमर से भरपूर होती थी इनकी फिल्में। फिर चाहे इनके पिता की फिल्म हो दीवार या फिर इनकी फिल्में हो त्रिदेव, मोहरा, गुप्त और विश्वात्मा। जहां एक तरफ इनके पिता की फिल्म दीवार से हमें मिला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के रूप में, वहीं इनकी पारखी नजर ने हमें दी एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दिव्या भारती। अक्षय कुमार जब फिल्म इंडस्ट्री में नए थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तब इन्होंने मोहरा से अक्षय कुमार को स्टार बनाया। काजोल जब स्टार बन गई थी डीडीएलजे से और रोमांटिक हीरोइन में सबसे टॉप पर थी, तब काजोल को इन्होंने नेगेटिव रोल दिया गुप्त में, और इस रोल के लिए काजोल को अवार्ड मिला। नसरुद्दीन शाह, जिनके लिए फिल्म मेकर्स कहते हैं कि ये तो 8 फिल्मों के एक्टर हैं, उस नसरुद्दीन शाह को इन्होंने कमर्शियल सिनेमा में लीड एक्टर के रूप में कास्ट किया और डांस तक करवा दिया। लेकिन इनकी जिंदगी में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जब इन्होंने एक तरफ इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सस्पेंस थ्रिलर दी गुप्त, और सेम टाइम पर इन्हें इंडिया छोड़कर 7 समंदर पार जाना पड़ा। हालांकि सिनेमा का प्यार ऐसा रहा कि ये सिनेमा की तरफ वापस खींचे चले आए और अब ये अपनी नई फिल्म जोरा से कम बैक कर रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हमारे साथ है त्रिदेव, मोहरा, विश्वात्मा और गुप्त जैसी फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर राजीव राय जी। राजीव राय जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छा बोलती हैं। ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने नहीं सुना पहले। थैंक यू। आपने क्या सिनेमा का पूरा मतलब एक इंस्टीट्यूशन है अगर आपकी फिल्मों के बारे में ही देखा जाए। राजीव राय जी, आपके बारे में मैं बात करूं उससे पहले आपके पिताजी के बारे में बात करेंगे। गुलशन राय जी फिल्म इंडस्ट्री के बिगेस्ट प्रोड्यूसर। जी हाँ। दीवार फिल्म आपके प्रोडक्शन हाउस की थी। क्या दीवार से जुड़ी क्या मेमोरीज है? ठीक है, तो गुलशन जी से क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं आपके व्यूअर्स को बताता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान जब छोड़ा पार्टीशन में 1947 में इंडिया आए, तो उसके बाद 1952 में उन्होंने इंडस्ट्री में थे वो, तो उनका बहुत एक्सपीरियंस था, अनुभव। तो वो कुछ 15-20 साल रहे डिस्ट्रीब्यूटर। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूटर रहे तो नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर थे। अच्छा। नंबर 1। अच्छा। तो उनको बोला करते थे मैन विद द गोल्डन टच। जो फिल्म लेते थे चलती थी। जब मेरी बहन का जन्म हुआ 1958 में, तो उनकी पापा की पहली फिल्म आई थी घर संसार, राजेंद्र कुमार की। अच्छा। हमारे ऑफिस में वो सिल्वर जुबली थी। वहाँ से लेकर आज तक मेरे पिताजी ने फेलियर नहीं देखा। तो मेरे को हमेशा बोलते थे कि रश्मि जो है बहुत लकी है। तो मैं बोलता था वो मेरे से लकी है कि वो बोलते नहीं वो लकी है, तुम नहीं हो। ऐसे होता था। अच्छा। भाई बहन, एक पापा को हमेशा डॉटर ज़्यादा पसंद आती है, माँ को बेटा। तो ये मुझे हमेशा लगता था। मेरी एक्चुअली सिस्टर, ये सच बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन खुला वो इतनी पिक्चरें चली, हम लोग हर साल आई थिंक 10 से 15 सिल्वर जुबली देते थे। 10 से 15 में भी ज़्यादा। तो इट वाज नॉन स्टॉप, एवरी मंथ एक फिल्म हिट आती थी मॉडर्न मूवीज़ में। और वो मैंने देखा दौर, आई वाज छोटा था। तो फिर
करीब 1969 में 68 में देवानंद जी मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा। तो उन्होंने बोला आप सब डिस्ट्रीब्यूशन करते हो और सब लोगों को बोलते हो ये काटो, ये करो, ये फिल्म ठीक नहीं, सब आपकी सुनते हैं, हाँ। तो आप बनाते क्यों नहीं फिल्म? अच्छा। हाँ, ऐसे स्टार्ट हुआ। तो देवानंद जी ने उनको कहा, और दोस्त थे, विजयानंद उनके भाई थे, तो जॉनी मेरा नाम बनी जी। और देवानंद का बहुत सपोर्ट था, बहुत ही अच्छे जी। पुरुष थे वो। जी। तो वो फिर हमारी कंपनी खड़ी हुई त्रिमूर्ति फिल्म्स, जी। वो हुई थी 1969 में। ओके। और 1970 में पहली फिल्म आई जॉनी मेरा नाम, वो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी अपने टाइम की, बहुत बड़ी, और शायद बिजनेस वाइज दीवार से भी बड़ी होगी। अच्छा। उसका गाने थे, हेमा मालिनी जी को एक तरह से इंट्रोड्यूस Yes. किया था, और उस पर प्राण साहब थे, प्रेमनाथ, बहुत बड़ी कास्ट थी, और गाने उसके हिट थे, कल्याण जी आनंद जी का म्यूज़िक था, और थ्रिलर फिल्म थी, एक्शन मूड था, और वो बहुत चली। तो उसके बाद आई दीवार, तो दीवार एकदम अलग फिल्म है। तो उसके बाद विजयानंद के साथ हमारा काम नहीं हुआ डैडी का, और जब दीवार बनी तो सलीम जावेद साहब बहुत स्क्रिप्टें लिख रहे थे, और उनका दौर था, उनके पास बहुत स्क्रिप्टें थी, वो फेमस थे, बहुत टैलेंटेड थे, तो वो डैडी के दोस्त थे। तो वो उन्होंने एक दिन कहा मेरे पास एक स्क्रिप्ट है आपके लिए, और हमने 6-7 स्क्रिप्टें लिखी, हमें लगता है ये बेस्ट है, तो 1 लाइन में सुनाई। आई थिंक मैं था भी उधर। तो वो पापा क्या करते थे, गुलशन जी, वो 2 मिनट में हाँ ना करते थे, वो टाइम में 2 मिनट में सुनाओ, मैं भी 2 मिनट में अपनी कहानी सुनाता, बोले बेटे 5 मिनट में सुना दो, तो उनको समझ आ जाता था ये ठीक चलेगी नहीं चलेगी। तो दीवार सुनी, बोले डन, कल से स्टार्ट करो। अभी भी याद है 72 उसके शिफ्ट्स थे, दिन नहीं, पहले हम शिफ्ट गिनते थे। अच्छा। तो एक शूटिंग शिफ्ट होता है 8 घंटे का, तो आप 2 शिफ्ट भी दिन में कर सकते, डेढ़ शिफ्ट, तो कैलकुलेशन ऐसी होती। तो एकदम लंबी पिक्चर बनी। प्राण मेहरा जी उनके जो एडिटर थे, उन्होंने 2 गाने भी काटे, तो वो फॉर्म में थे सलीम जावेद, और उनकी हर पिक्चर, काफ़ी पिक्चरें चली, अमिताभ बच्चन जी की तो उन दिनों में सब चलती थी। तो वो पिक्चर स्मूथली बनी। मैं कॉलेज में था, तो उस पर मैं डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया, पर मैं बैक ऑफ द घर में जो भी डिस्कशन डैडी के साथ होता था, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, वो मेरे को सब मैं कानों से सुन रहा था, पर मैं सेट पर नहीं गया, और वो बन भी बहुत जल्दी गई। तो जब मुझे याद है बनी, तो डैडी ने बोला बेटे पिक्चर रेडी है, तो तुम्हें अपने कॉलेज फ्रेंड्स को क्यों नहीं दिखा देते। तो एक थिएटर होता था, ये लिबर्टी सिनेमा है बॉम्बे में, Yes. मरीन लाइन, उसके ऑपोजिट एक ट्रायल रूम होता था। तो मुझे अभी भी याद है, कुछ 1 महीना पहले या 2 हफ्ते पहले, तो जब वो फिल्म मैंने जब देखी, मैं तो एकदम ही दंग रह गया है क्या बना है। मैं डैडी को बोला है तो कुछ डिफरेंट फिल्म बन गई है एकदम, आप इतना डिस्कस किया, आपने मुझे बताया नहीं, मतलब कैसे, बोले तो एकदम ही बहुत ही हार्ड हिटिंग और इंटरेस्टिंग और इमोशनल फिल्म है, और ये कोई उसमें समझ गया है सुपर हिट। तो वो पिक्चर फिर कमाल का बिजनेस हुआ, उसका नाम बना। फिर आगे चलकर जो नेक्स्ट पिक्चर बनी, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, त्रिशूल। अच्छा, उस पे हाँ, मेरी पहली फिल्म है वो। ओके। तो दीवार का जो आपने मेरे से पूछा, तो वो मेरे को थोड़ा अनुभव हो गया था कि फिल्म हिट हो सकती है। आई वाज 99% श्योर। नॉर्मली आप देखो, आप 80% श्योर होते हैं, 100% तो बहुत मुश्किल ही है। और जब जॉनी मेरा नाम पर आता हूँ, जब उस टाइम मैं स्कूल में था, इस टाइम मैं कॉलेज में था, तो जब मैं स्कूल से हम ट्रेन में आते थे, तो ट्रेन में पूरी बोगी होती थी जो बॉम्बे की, देहरादून से। तो 4 लड़के आए, मुझे अभी भी याद है। तो मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने बोला आप लोगों ने पिक्चर देखी कोई, ये वो जॉनी मेरा नाम के अलावा कुछ बात ही नहीं की उन्होंने। अच्छा। बच्चों ने, और मेरे को ट्रेन में, मुझे आज भी वो पूरा सीन याद है। मुझे लगा ओ माय गॉड, अभी जिंदगी बदल गई है, अभी मेरे पिताजी प्रोड्यूसर बन गए। Yes. जिसका मतलब है मैं शायद डायरेक्टर बन जाऊँ एक दिन। पहले तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर का बेटा था। Yes. वो अलग था, बिजनेस करता है। हाँ. तो मेरे को लगा ये क्या हो गया। जब तक मैं घर आया, वो पूरा मतलब मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ। डैडी ने बहुत स्ट्रगल की। पाकिस्तान से आए, 1 पैसा नहीं था उनके पास, तो पर थे, उनकी लाइफ अच्छी लिव करते थे, और उनको बहुत सेंस था कि आम ऑडियंस क्या देखना चाहती, और बहुत अच्छे इंसान थे।
पैसे के मामले में कभी उन्होंने चीट नहीं किया, लोगों की हेल्प की, और बहुत बड़ा दिल था। तो उनको मैं बहुत आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम। तो हुआ क्या कि घर आते आते मुझे लगा, एक होता है ना स्कूल में आप हो रहे हो, पास हो रहे हो, फिर आप एक ज़िंदगी चल रही है और सडनली एक दिन ट्रेन में आप बैठे हो, आपको लगता है अरे अभी तो ज़िंदगी बदल गई। तो मेरे को एक्चुअली ये फीलिंग हुई, और जब वहाँ से मैं पहली बार मेरी आंखें खुली, फिर कॉलेज में आया, दीवार आगे मैं बोला ये क्या हो गया, तो सेकंड बॉम्ब आ गया। तो मैं बहुत खुश था। दीवार की कोई मेमोरी शेयर कीजिए ना, कि थिएटर के बाहर इतनी लाइन या इतने लोग। दीवार में तो अमित जी का एक जो उसका जो एक नाम फैला फिल्म का, एक्टिंग के द्वारा या स्क्रिप्ट के द्वारा, जो उसकी जो प्रशंसा हुई और लोगों ने तारीफ की, हर लेवल में एक एंटी हीरो बना। पहली बार जो हीरो है पर नेगेटिव है, तो ये देखा नहीं था लोगों ने इस वजह से। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, हर चीज़ हर जगह ऐसे पड़ी जैसे ऊपर वाला कर रहा हो। कुछ होता है ना, आपके हाथ में नहीं, अपने आप बन गई। उन्होंने लिखी, डैडी ने बेस्ट प्रोड्यूसर थे, बनाई, बेस्ट एक्टर मिला, ये हो गया। तो एक चीज़ क्या होता है, लगता है कि मैजिक होता है ना, एक वैसा था। और जब चली, वो चली भी लाइक मैजिक। तो अमित जी की भी लाइफ काफ़ी हद तक उससे बदली। लोगों ने वैसे वो एक्टर स्टारडम में बिल्ड हो गया। और उसके बाद आई थिंक शोले आई, और सलीम जावेद का भी ग्राफ बढ़ा, और डैडी भी एस्टैब्लिश थे तो और एस्टैब्लिश हो गए। हाँ, फिर मैं उस टाइम मेरा फिल्मों में एक्चुअली सब मैं कह रहा हूँ, मेरे को फिर भी फिल्म नहीं ज्वाइन करनी थी। अच्छा, आप क्या कर रहे थे कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में मैंने बीकॉम किया। और डैडी ने बोला क्या करना, तो मेरा एक्चुअली मन था, ट्रैवलिंग का शौक था, तो मैं पायलट बनने से तो डरता था, लेकिन मैंने सोचा था कि स्टूवर्ड बन जाऊँगा। तो मम्मी बोलती थी स्टूवर्ड कैसे बनेगा, क्या करना चाह, तो कुछ इंटेलिजेंट काम कर, ये कोई इंटेलिजेंट, मेरे को दुनिया देखनी थी। और बाद में जब मैं 20 साल रहा, वो भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की। जो बच्चे थे वही मेरे ध्यान जाता कि इस कंट्री में जाओ, उस कंट्री में जाओ, वो कभी कभी वो हो जाता है वैसे। तो मैं वही चाहता था, मम्मी को बोलता था क्या था, मैं बोला यार थोड़ा देखें हम कहाँ हैं, धरती क्या है, वो शौक। पिक्चरें तो थी, तो जब दीवार आई और जब मैं कॉलेज पास किया, तो मैंने बोला मैं इकलौता बेटा हूँ, ये ठीक नहीं रहेगा अगर मैं ये काम नहीं करूँ। तो मैंने डैडी को ये बोला कि आप प्रोडक्शन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और एग्जिबिशन करते हैं, थिएटर और फाइनेंस, 4 चीज़ें करते हैं, तो मैं 4 चीज़ें अलग करूँगा। तो ये क्या करोगे? ऐसे मैं डायरेक्शन करूँगा, मुझे फ़ोटोग्राफी सीखनी है, मुझे एडिटिंग सीखनी है, मुझे स्क्रीन पे राइटिंग सीखनी है, और जितने भी काम जो जुड़ते हैं मैं उसमें सारे सीखूँगा। अभी मैं उनमें से क्या करता हूँ आई डोंट नो। तो डायरेक्शन तो कर, अभी आई एम एडिटर, मैं डायरेक्शन भी कर लेता हूँ और एडिटिंग भी कर लेता हूँ। अभी जितनी पिक्चरें मेरी जो आप बात करें, स्क्रीन प्ले मेरा होता है उसमें, तो वो भी सीखना पड़ता है, मतलब आपको उस पर दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। तो कॉन्सेंट्रेट, अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, बिजनेस करने जा रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे कैसे लिखूंगा? वहाँ धंधे की बातें हो रही, वो थिएटर में कितनी कैपेसिटी है, उसका रेंट क्या है, तो आप घर आओगे, आप कहाँ स्क्रिप्ट सोचो। लेकिन आपको नॉलेज सारी चीजों की। हाँ, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन, ये फिल्म दोरा मैं ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ थ्रू राजीव मल्होत्रा, पर पैसे मेरे लग रहे हैं और मेरी कंपनी के थ्रू हो रहा है। तो नॉलेज सब चीज़ों की पड़ गई मुझे। और जब मैं यहाँ आया, जिस दिन मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, तो पहले मैंने अपने आप को एनरोल किया लंदन में, लंदन फिल्म स्कूल में। अच्छा। तो त्रिशूल आ गई, तो मम्मी ने बोला बेटे तू उधर 4 साल जाएगा, ये 3 महीने में पिक्चर बन जाएगी, तो 3 महीने में कोर्स क्यों नहीं खत्म कर? तो मैं बोला ठीक है, फीस दे दी थी उधर। अच्छा। फिर मैं नहीं गया ही नहीं, वो फीस गई। हाँ, क्योंकि हॉस्टल था, और यहाँ रहा। और फिर मैंने ये असिस्टेंट ही की यश चोपड़ा जी के साथ। मैं ये पूछना चाहती थी कि कई सारे फिल्म मेकर्स थे उस टाइम में, यश चोपड़ा जी को ही क्यों चूज किया? क्या डैडी ने, मैंने, आप मतलब असिस्टेंट? मेरे चॉइस, मेरे घर की पिक्चर थी तो मेरे को इजी था ना, फिल्म मेरी बन रही है, मतलब पिताजी आपके फादर यश जी की फिल्मों को फाइनेंस करते थे। बाहर जान पहचान हर डायरेक्टर की थी, तो यहाँ मेरे को लगता है कंफर्ट लेवल होता है। ओके। तो मैंने सोचा, और नाम था ना यश जी का, तो मेरे को ऐसा थोड़ी ना था कि मैं कोई ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर, पर मैंने बहुत डायरेक्टरों के थ्रू सीखा। इवन सुभाष जी के साथ जब विधाता बनी, जब विजयानंद ने जॉनी की, तो मैंने उनकी सारी पिक्चरें देखी। तो एक्चुअली हमारा जो स्कूल उन दिनों में था, फिल्म को देखो,
4, 5, 6 बार और सीखो। यश जी ने तो आगे जाके रोमांटिक फिल्में हाँ, बनाई, लेकिन आपने रोमांटिक मैं फिल्में नहीं बिल्कुल- बनाई, और जब बनाई तो वो नहीं चली। ठीक है, देखो जी। प्यार इश्क और मोहब्बत फ्लॉप नहीं थी, जी। असंभव ठीक नहीं जी। गई थी। प्यार इश्क और मोहब्बत में पैसे वैसे पूरे हो गए, किसी का जी। नुकसान नहीं हुआ, जी। पर इट वाज नॉट सक्सेसफुल। Yes, yes. पर वो मेरा जॉनर था ही नहीं। या मैंने अटेम्प्ट क्यों किया, हाँ। क्योंकि उस टाइम मैं कंट्री छोड़ चुका था, जी। मैं एक्शन कर नहीं पा रहा था, इसमें बजट कम था, टाइम कम लग रहा था, और मुझे लगा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो मेरे स्टोरी वो मैंने ही लिखी थी, उसकी कहानी अच्छी थी, पर थोड़ा सा उधर वो एक्टिंग एक्ट्रेस में ठीक तरह उसको कर नहीं पाया, बिकॉज वो हिंदी नहीं बोल पा रही थी, उसमें कुछ खामियां निकल आई फिल्म में भी। आज भी लोग बोलते हैं अच्छी पिक्चर है या म्यूज़िक अच्छा है, पर जब पिक्चर चलती नहीं है तो फिर ना म्यूज़िक चलता है ना उसके बारे में बात होती है। लेकिन पिक्चर ठीक थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि असंभव वो भी विदेश था जी। तो फिर मैंने उसके बाद रिटायरमेंट ले ली। इस वाले फेज पे मैं आऊंगी, उससे पहले मैं आपके करियर कैसे शुरू हुआ बिल्कुल। उस पे तो बात करूंगी। फिर उसके पहले आपने खुद की फिल्म कब सोचा कि अब मैं डायरेक्ट करूंगा? हाँ। नाउ आई एम रेडी। हाँ, तो जब मैं यश जी के साथ 3 फिल्में की, तो उसमें पहली की त्रिशूल, जिसमें थोड़ा टाइम लग गया, उसमें थोड़ी रीशूटिंग निकल आई थी। फिर काला पत्थर उन्होंने स्टार्ट की, जी। तो वहाँ 7-8 असिस्टेंट होते थे और मैं लोएस्ट होता था, बॉटम कोई वाला। तब का साथ का कोई फिल्म मेकर जो आज बड़ा नाम रखता है इंडस्ट्री में उस उनके दौरान? साथ जी, जो काम कर जो रहे आपके साथ एडी थे, जो उन दिनों में काम जी, कर रहे जी। थे, ये तो सब डायरेक्टर बने। जी। एक रमेश तलवार जी थे, Yes. जो दूसरा आदमी बनाए। हाँ। नरेश मल्होत्रा ने भी 2-3 पिक्चरें बनाई, वो एडिट, मेरे पिक्चर उन्होंने, नरेश मेरा दोस्त है, एडिट मैंने करवाई उससे। फिर वह राजेश सेठी थे, उन्होंने 1-2 फिल्में बनाई हैं। फिर एक दिलीप नायक थे, ना खुदा बनाई थी दिलीप नायक। दीपक सरीन ने भी कुछ बनाई थी। बहुत 7-8 नाम हैं, और भी होंगे। तो यश जी की खूबी थी, वो सबको चांस देते थे। आई लाइक दैट कि सबको उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। पर एक चीज़ है कि वो पिक्चरें एक नरेश की छोड़ के, जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान थे और गाना था, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, ये दिल लगी, तो वो नरेश की थी, जो मेरे फ्रेंड भी हैं, और वो मेरी एडिटिंग भी की थी। वो प्राण मेहरा के असिस्टेंट होते थे, जो उन्होंने यश जी को ज्वाइन। तो यश जी ने सबको अपॉर्चुनिटी, मेरे को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, शायद मुझे देते भी नहीं, क्योंकि मैं, उनको नहीं पता था कि मेरे टैलेंट, मतलब गुलशन जी का लड़का है। तो मैं लो ग्रेड में, मतलब मुझे लगता है सब मुझे निकम्मा समझते थे कि ये क्या बनाएगा, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि ऐसे जूनियर होते हैं, लगता बड़े बाप का बेटा है तो ठीक है, वो एक चीज चलती है, फैंटेसी, लेकिन हाँ, इस तरह का सोच होती है, थॉट हाँ, होता है। तो हुआ क्या, आई थिंक मैंने जो हिट बने, सबसे बड़ा हाथ तो मेरे डैडी का ही जाएगा। Yes. जिन्होंने कहा बजट मत रखो, पैसा मत देखो, फिल्म बनाओ। मैंने अपनी लाइफ में बजट नहीं बनाया। अच्छा। हाँ, वो क्या बोलते हैं, नो बजट। मेरा सक्सेस वही है कि एक फादर मिले जिन्होंने कहा नो बजट, मेक अ गुड फिल्म। तो फिर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। जब आप लॉन्च हो रहे थे एज ए डायरेक्टर, तब की एक कटिंग है, जब आपकी युद्ध फिल्म अनाउंस हुई थी, तो कि बॉलीवुड्स ब्लू आइड बॉय, क्योंकि आपकी नीली आंखें थी और आप मतलब एक डायरेक्टर के तौर मेरी हैं सॉरी तो मतलब तब आपको ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया था, और उसकी एक फोटो भी है। तो फिल्म युद्ध जब अनाउंस हुई थी, तब संजय दत्त फिल्म के लीड एक्टर थे, और संजय दत्त के पिता जो सुनील दत्त साहब है, उन्होंने क्लैप दिया था और मॉरत शॉट दिया था। सही है। फिर कैसे चीजें बदली कि अनिल कपूर एंड हाँ, वो एक्चुअली बहुत दुख भरी कहानी मेरे लाइफ में। मैं बहुत कभी उसका जिक्र करता नहीं हूँ, पर आपको थोड़ा बहुत कह दूंगा। ऐसा था कि संजय दत्त उन दिनों में मेरे बेस्ट फ्रेंड मैं मानता था, वो भी हम दोनों को एक दूसरे से बहुत दोस्ती थी। अच्छा। और पापा ने रॉकी बनाई थी फिल्म, फाइनेंस किया था, नेगेटिव मेरा है आज भी। तो फैमिली रिलेशनशिप बहुत हाई लेवल के थे। अब मुझे याद है पापा बोलते थे कि जो सुनील दत्त साहब की पहली फिल्म थी, आई थिंक रेलवे प्लेटफॉर्म, तो पहला चेक था 300 रुपए का, उनकी लाइफ में मेरे डैडी ने दिया था, दत्त साहब। तो हाँ, तो वो यहाँ, और पिताजी के बहुत दोस्त थे लाहौर के, जब सब माइग्रेट हुए ना लाहौर से इधर पार्टीशन, हुआ क्या कि दोस्ती के लड़का बहुत ही हैंडसम था, संजय दत्त आज भी हैं। तो डैडी को पता था स्टार बनेगा, मुझे भी आइडिया था। तो फिर हम लोगों ने रॉकी भी की, फिर रॉकी के बाद शायद ये युद्ध की। पर हुआ, मैंने करीब आई थिंक 13-14 रील, एडिटेड रील्स भी हो गई। 18 रील की फिल्म होती थी उन दिनों में, हम रील्स वाइल्ड करते थे, रील देख।
तो पिक्चर स्टार्ट हुई, ये हुई, पर अभी क्या था वो उनकी, मतलब कहते हैं हेल्थ कह लो या ऐसी सिचुएशन थी कि अब तो मतलब आप खुद बोल सकते हैं, क्योंकि संजय दत्त की फिल्म में भी आया है कि वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे और उन चीजों देखो से क्या वो होता है, मतलब- किसी को ड्रग एडिक्ट बुलाना नहीं, गाली देना होता है, क्योंकि जो एडिक्शन होती है ना, हाँ। वो आदमी के बस में नहीं होती। जी। तो उसको हम बोलते हैं ये ड्रग एडिक्ट, जैसे बोलते हैं चोर है, तो वो क्या है, उसके बस में नहीं था। वो बहुत कोशिश कर रहा था निकलने का, बहुत ही अच्छा लड़का था। जी। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं इसके बारे में, उसके बारे में कभी बोल ही नहीं पाता, मुझे बहुत बुरा लगता है। आपने बोल दिया है। जी। तो होता क्या कि नहीं, मेरे संजय दत्त खुद भी बोलते हैं कि कोई वो, ऐसा वो नशा जो नहीं मर्जी मैंने ट्राई नहीं किया। उसकी मर्जी, हाँ। वो जो करे। जी, जी। मेरे से नहीं बोला जाता। जी, जी। क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं जहाँ मुझे बहुत अफसोस होता था। Yes, आपकी देख, फैमिली का हाँ, और connection मेरे है को तो उसको हाँ, देख के भी, ठीक। उसकी माँ भी गुजर गई थी। मैं जब अमेरिका में बीमार थी, मैं इसके साथ अमेरिका में रहा। अगर आपने संजू पिक्चर देखी है जी। तो मैं वहाँ था जी। उस दौर में। अच्छा। तो पर मैं वो कैरेक्टर नहीं हूँ, हाँ, उसका एक फ्रेंड, कमली आप नहीं उसका हो। एक फ्रेंड होता हाँ, था, वो हाँ। मेरा दोस्त है। अच्छा। तो अलग था वो। हाँ। एज ऐसी होती है खुशबू के लोग कभी कभी बहक जाते, उनकी कंट्रोल में नहीं होता। आपको एक चीज़ की कुछ लग जाए ना, आदत सी, तो कितनी भी आप कोशिश करो, उसके लिए रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है। जी, ये ज़रूरी होता है। जी। तो वो फंस गया था। हाँ। और आपने भी इंतजार किया? हाँ, और उसको निकलना था। यस। और मैंने बहुत सोचा, मैंने डैडी को बोला अगर मैं ये पिक्चर बंद कर दूं और इसको रिप्लेस करूं, कहते हैं ना आपने उसको निकाला, ये बहुत गंदा वर्ड है, नहीं, तो इसको अगर मैं रिप्लेस कर लूं तो इसका भला होगा। अभी संजय दत्त ने उसको कैसे लिया है, उनके पिताजी ने कैसे लिया, आपने बात की थी कि बहुत की। अच्छा। कि ऐसे हो रहा है, मेरे से पिक्चर नहीं बन रही, पिक्चर ये चलेगी नहीं, ये ठीक नहीं है, इनसे थोड़ा इनको हॉस्पिटल में आई रिहैबिलिटेशन में, फ्लोरिडा में 13 महीने जाते मुझे याद है थे, तो इनकी कुछ करना चाहिए, ये है वो है। मेरा पेशेंस निकल गया, मैं थक गया, पहली फिल्म बहुत। तो मेरे को बहुत ही दुख हुआ ये कास्टिंग करते, बहुत दुख हुआ पप्पा को। और मैं दत्त साहब को बहुत सॉरी बोला, उन्होंने इस बात का कभी प्रेस में जिक्र नहीं किया, कभी आज तक। ना संजय दत्त ने मेरे खिलाफ कुछ बोला, ना उनके पिताजी ने, ना मैंने कुछ कहा, क्योंकि ऐसे झगड़ा तो था नहीं। एक एक्चुअली प्यार था। सिचुएशन ही हाँ, अभी जैसे मेरा बेटा हो जाए मैं क्या करूँगा, कि वो किस्सा जो है ना, मेरे को बहुत, उसको याद करके बहुत चोट लगती। फिर क्या हुआ, मेरे को कास्टिंग करनी पड़ गई। और फिर मैंने जैकी श्रॉफ, सुभाष के पिताजी के दोस्त थे, वो जैकी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने बोला जैकी को ले लो, बहुत अच्छा लड़का है। मेरे को आई थिंक कुछ दिखाया भी था, मुझे बहुत पसंद आई जैकी। फिर अनिल को मैंने ढूंढा इधर उधर फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैंने देखा ये बहुत टैलेंटेड है। तो उस पर राजकिरण थे पहले, मैं राजकिरण की भी तबीयत, वो राजकिरण के बारे में ही खराब हो गई थी। हाँ, कि आपने उनको सेकंड लीड के रूप में कास्ट किया था। बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे। क्या रहा उनका रीजन? बिल्कुल इन टच नहीं है वो। अच्छा। वो उसके पिक्चर के बाद ही वो उसका कुछ हो गया हेल्थ का, मेंटल हुआ या क्या, मुझे ठीक तरह नहीं पता। पर ही डिसअपियर्ड, और उनकी फैट मोटे होने लग गए, और आते थे खाना मंगाते थे, पर सच अ लवली मैन। और मुझे आज भी याद आते हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, बहुत शूटिंग की है, लवली बॉय। और बड़ी स्टार कास्ट, पहली फिल्म और बड़ी स्टार कास्ट, कैसे मैनेज किया? मतलब पप्पा फोन करते थे, सब हाँ बोलते थे, क्या रोल थोड़ी ना कोई सुनता था। शेड्यूल भी होते हैं कि कौन कब अवेलेबल है। उस टाइम क्या होता है, 10-10 दिन में पिक्चर बनती थी। हाँ। अभी नहीं होता वैसे। हाँ। अनिल कपूर का जक्कास डायलॉग भी इसी फिल्म से है, तो उनका एक सिग्नेचर डायलॉग बन गया, उसका लाइफ लॉन्ग सिग्नेचर है। आई थिंक जब तक वो जिंदा हैं उनको फोर्सफुली बोलना ही पड़ेगा। तो वो ठीक है, वेरी हैप्पी कि युद्ध जैसी पिक्चर, जो इंडस्ट्री ने शायद उसको इतना बड़ा हिट नहीं माना, पर वो बहुत बड़ी हिट थी फिल्म। देखो पिक्चर नहीं चले, आपको क्या लगता है झकास ऐसी लोगों ने पकड़ लिया, पिक्चर नहीं चलती उसका कुछ नहीं पकड़ेंगे, कुछ नहीं, गाना भी नहीं चलेगा। करेक्ट। तो ऑफ कोर्स उसमें मेरे एक असिस्टेंट थे जिन्होंने झकास वर्ड में ढूंढ रहा था। हाँ, कैसे? हाँ, उन्होंने 4-5 वर्ड बताए, मुझे वर्ड अच्छा लगा। तो बहुत टैलेंटेड लड़के थे, मेरे साथ थे, नईम शाह उनका नाम है। तो उन्होंने झकास, वो उन्होंने राइटिंग की थी, तो पर उसको बैठाना तो मुझे पड़ता है ना। अनिल कपूर एंड जैकी श्रॉफ उस वक्त नए थे। हाँ। क्या एक चीज उनके अंदर आपको तब नजर आई कि उस वजह से वो आज तक इंडस्ट्री में टिके हुए हैं? देखो, जैकी वाज वेरी हेल्दी, वेल केप्ट, स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी पर्सनालिटी और हैंडसम मैन।
अनिल उनके मुकाबले में थोड़े से वीक थे, जो अभी नहीं हैं, अभी वो हेल्दी हैं। Yes. अनिल कपूर, और वो थोड़े से कॉन्शियस थे वेट का, और हेल्थ रहना चाहिए, और एक्टर बहुत डेडिकेटेड। जैकी में अलग डेडिकेशन था, वो कैजुअल था। हाँ। अभी भी उनका टीवी में स्टाइल देखो, हाँ लाइफ अलग है वो, हाँ। अनिल इज सीरियस मैन। Yes. वो अपनी एक्टिंग को बहुत बहुत सीरियसली लेते, और उनके लिए इट इज़ बहुत फोकस होता है, बहुत इम्पोर्टेंट, हर एक शॉट के लिए वो जीते हैं, इम्पोर्टेंट होता है। वो कमाल है। वो अपने आप को, उन्होंने फोर्सफुली अपने आप को अच्छा एक्टर बनाया, मेहनत करके। Yes. वो ऐसे ऐसे शायद होंगे नहीं वैसे खुद के लिए उन्होंने खुद मार्केटिंग खुद की है। वर्क करके Yes. अपना माइंड लगा के एक्टर बने हो। तो वो है, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। आज तक भी है, दोनों हैं आज तक। यही था, तो युद्ध बनी थी मेरे हिसाब से, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म। उसके बाद 4 साल लगे त्रिदेव को लाने में, मतलब क्यों इतना वक्त लगा? इसके बाद मुझे एक तो कहानी लिखनी पड़ गई, हाँ। और अब मैं थोड़ा गुस्से में आ गया उस वक्त कि ये पिक्चर लोग बोल रहे हैं इतनी अच्छी नहीं है। जी। तो मेरे को लगा अभी मेरे को पिक्चर जो है, इसको तो आई कांट, पहले शो से मेरे को चाहिए लोग हिट बोलें। तो मैं डैडी को मैंने बोला इसको मैं छोड़ूंगा नहीं अभी, फिल्म को मैंने बहुत सुन लिया। तो फिर उसमें मेरे को थोड़ा प्लानिंग में टाइम गया। संगीता बिजलानी ने इस फिल्म से डेब्यू किया, कैसे मुलाकात हुई? मैं जब आपके 3 हीरो होते हैं तो आपको हीरोइनें ढूंढनी पड़ती हैं, एटलीस्ट एक या दो। और लड़कियों की तलाश जो बॉलीवुड में काफ़ी फेमस है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स दैट मिस वर्ल्ड, यस, ग्लैमरस गर्ल्स, लड़की आए और लोग पिक्चर एक तरफ हो, लोग उस लड़की को देखने जाए। तो ये बहुत डिफिकल्ट। तो आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आगे की बात करता हूँ। आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू अप्रोच ऐश्वर्या राय। आई नो, यू नो। तो जब मैं त्रिदेव कर रहा था तो सोनम आई थी यश चोपड़ा की फिल्म कर रही थी, तो डैडी की दोस्त थे, तो वो यश जी ने रेकमेंड किया। मैंने उनकी रशे देखे, उनको मिला नहीं, तो उनको साइन किया। फिर माधुरी दीक्षित के जो सेक्रेटरी थे रिकू, मेरे दोस्त थे, तो वो चाहते थे इस फिल्म में आए। तो माधुरी तब तक बड़ी स्टार नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको लिया। फिर रह गई ये थर्ड, संगीता बिजलानी की माँ, और ये मेरे पास आते थे, बैठे मेरे साथ टीचर, वो बहुत खुश हो गए। तो उससे बोला नहीं मैं राजीव के साथ काम करूँगी, मेरी अभी भी फ्रेंड है वो। और माँ थी, माँ ने बोला नहीं, वेरी नाइस लेडी, आई थिंक उनके अभी हैं पिताजी, तो उन्होंने काम अच्छा किया। शी वॉज वेरी good personality, beautiful looking, very nice soul also. So all 3 girls, I didn't have problems. All the 3 boys were fantastic. So again a big star cast. Yeah, बन गई। अभी मेरे को जब थर्ड हीरो नहीं मिला, आपने चंकी बांटे के बारे में नहीं पूछा। जी जी, कैसे? तो उसके बाद मैंने बहुत चक्कर काटे थर्ड रोल के लिए, और हमारी बात अटक गई पैसों में। तो कुछ बता रही 1 लाख का अंतर होगा क्या? वो फिर मैंने बोला चंकी अभी छोड़ देते यार, तो बहुत ही चिढ़ता है पैसे के लिए, और निकल गया, टायर्ड हो गया उससे बात करके। हालांकि वो बहुत अच्छा लड़का था, दोस्ती हुई मेरी, तो मैंने उसको विश्वात्मा में लिया। अगर कोई खिटपिट होती मैं लेता नहीं, दोस्ती होगी, पर मैंने लिया नहीं। तो उसके बाद जब मैं सोचा तो डैडी को एक दिन बोला कि मैं बहुत पिक्चरें देखता हूँ, नसीर साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं। बोलती हो श्योर? तो मैंने बोला 1000% श्योर पापा है क्या? एक्टर अच्छा था, काम तो मुझे निकालना, डायरेक्टर में हूँ, कहानी मुझे लिखनी है। तो वो मेरे को ना, फादर हैड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो मेरी फास्टेस्ट कास्टिंग हुई अपनी लाइफ में नसीर साहब के साथ। तो सब लोगों ने कहा था सबसे डिफिकल्ट होंगे। मैं कहा 1 मिनट में हाँ कर दी। कहानी उनको सब आर्ट सिनेमा की नजर से देखते थे। हाँ, उनको क्या था उस वक्त, मेरे को लगता है निकलना था, कोई अच्छा कमर्शियल मेरे को आया। मेरे से 2 मिनट बात की, हेलीपैड में फिल्म सिटी में उनकी शूटिंग चल रही थी, टेंट लगा था। मैं गया, उनको 2 मिनट में सुनाई, हंसे, मतलब राजीव 100% आई एम डूइंग द फिल्म। मतलब इज सच अ लवली मैन। और मैं उस दिन मुझे लगा मेरी पिक्चर बन गई। तो और मुझे उस दिन एक्चुअली सच्ची बात बता, मुझे ये भी लगा पिक्चर हिट है। आई डोंट नो, ये इंट्यूशन आया होगा, क्योंकि एक अलग कास्टिंग हो रही है और लोगों को अलग देखना होता है। यस यस, ऑफ कोर्स। थोड़ा सा आप सेम चीज करोगे। नसीर साहब से सबने सीरियस कैरेक्टर्स ही करवाए, आपने जो कैरेक्टर दिया एकदम अलग, कलरफुल कैरेक्टर, और वो डांस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो यू हैव प्रूव्ड कि वो एक्टर है, तो वो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने बोला मैं डांस कैसे करूंगा? तो मैं बोला आप अच्छे एक्टर हो, आप एक्टिंग करो, आप ये मत सोचो डांस कर। अच्छा ऐसे है? बोला हाँ,
फर्स्ट शॉट होके उसके बाद वो फ्री हो गए, तिरछी टोपी तो वाले फ्री हो गए एकदम, बोलते सही है। तो आप डरा दो किसी एक्टर को कि स्टेप्स डिफिकल्ट है, आप नहीं कर पाओगे तो नहीं, आप बोलो इसमें कुछ है ही नहीं, आप एक्टर हो ना, तो आप क्यों 1 2 4 3 4 गिन रहे हो? और ऑडियंस को भी मजा आया नरसिंह साहब को इस रोल में देख के, ऑफ कोर्स कि फिल्म, फिर उसके बाद जो कोर्स होता है पिक्चर बनाने का, वो अमरीश पुरी को भी गंवाना पड़ा, पुत्र तो की कर रहा है, विलन को करा रहा है। मेरे 3 बजे रात को शूटिंग कर रहा था, मुझे पकड़ लिया, ठीक लगेगा, और मेरा थका हुआ था वैसा। मैंने बोला सर मैं बिल्कुल एनर्जी नहीं है मेरे पास, मैंने गाना रिकॉर्ड किया है, आप ये करो जैसे डायरेक्टर बोल रहा है। फिर 1 2 बार पूछा तो मेरे को कभी, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो मैं गुस्सा खा गया। मैं कभी गुस्सा खाता नहीं, अरे तो गुस्सा क्यों हो रहा है, बोले आप करो जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को अभी मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ जो आप बोल रहे हो कि कैसे चलेगा, लोग कैसे, नेगेटिव मत हो, क्योंकि फिर मैं भी नेगेटिव हो जाऊँगा। तो जो मैं कह रहा हूँ मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में, तो कर दिया उन्होंने। रिलीज करने में भी आपको सेंसर बोर्ड से भी इंतजार कर, उन्होंने बैन कर दी है ना, रिफ्यूजल ऑफ सर्टिफिकेट। 2 महीने लगे, आई टू गो टू दिल्ली टू ट्राइब्यूनल। क्या रीजन रहा था? वो अन्नादानी थी एक उस वक्त सेंसर बोर्ड की चीफ थी, तो वो बहुत पिक्चरें रिजेक्ट कर रही थी, औरतें थी, उनको पता नहीं कुछ पसंद नहीं आ रहा होगा कि हम ऐसे दिखा रहे वैसे दिखा रहे। तो जज देखी बोलते तो हर पिक्चर हिंदी पिक्चर में होता है जो तुमने दिखाया, क्यों बैन? वो सारी हो रही थी। अच्छा। तो फिर उनको रिजाइन करवाया गया। वो जज ने बोला नहीं ये मत करो, ऐसे खामखा यहाँ आ रहे हैं, उनका मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, इनका भी होता है। तो उस चक्कर में मेरे को ए मिल गया, नहीं तो मेरे को ए नहीं मिलता। तो और बड़ी मतलब, हाँ और ज्यादा बिजनेस या क्या उसमें ए की क्या बात थी? अब देखो आप पिक्चर क्या ए है अभी आज तो। हाँ तो वो ठीक है, इट्स ऑल राइट जो हुआ। और सेंसर बोर्ड को भी मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि उनको भी रूल्स फॉलो करने पड़ते। पर आई थिंक कभी कभी ओवर हो जाती, जो हेड होते हैं ना वो भूल जाते, पावर आ जाती तो अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाती उनको। मुझे क्या लगता है, उनको लगता है हिंदी पिक्चरें गंदी लगने लगती, क्या बना रहे, इसको बैन करो, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। हम बना रहे हैं, फ्रीडम है, कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी ना है। इज अ फ्री कंट्री, आप बनाओ जो आपको बनाना है। आप चैनल खोल रहे, कल आपका आके चैनल बंद कर दे तो आपको कैसे लगेगा? ना तो वही बात हो जाती है ना। त्रिदेव फिल्म को लेकर एक बात बहुत मतलब सुर्खियों में है कि जिस वक्त गजर ने किया है इशारा, इस गाने की शूटिंग हो रही थी, तो ये था कि बीच में संगीता बिजलानी रहेगी और साइड में माधुरी एंड सोनम जी रहेगी। तो फिर इस गाने की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित का 1 2 3 गाना हिट हो गया और फिर उनकी पोजीशनिंग चेंज कर दी गई और उनको गाने में ज्यादा फुटेज दी गई। नहीं, हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी, क्योंकि सरोज ने मुझे कहा कि थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंस दे देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो शी इज बिकम अ बिग स्टार। वैसे तो साइड ट्रैक कर लूँ या नहीं करूँ, तो ऐसे कोई लड़कियों के कोई ऐसा कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं, ना माधुरी ने मुझे कभी कुछ बोला, ना उस वक्त सोनम, किसी को था। क्योंकि अगर आप 3 लड़कियों को करोगे तो आपको कभी ये सेंटर में, कभी ये सेंटर में डायरेक्टर को, तो ये तीनों को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। अब मैं त्रिदेव बना रहा हूँ, एक ही हीरो को करूँगा तो दूसरा ऑब्वियसली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, कि मेरे को कैरेक्टर आर्टिस्ट बना दिया। तो थोड़ा बैलेंस किया होगा। पर ये जो बात निकली थी ऐसे किया है, ये मुझे लगता है गलत है। ऐसे कुछ हुआ कहीं, वो हम वैसे भी शिफ्ट करते थे, तो उस टाइम स्टार बन गई थी तो लोगों को लगा देखो अभी रो रहेगी, अरे गाना तो रिकॉर्ड हो गया, तो देखो क्या अभी के जो कहानी है वही करूँ मैं, कहानी थोड़ी ना बदल दूंगा। करेक्ट। तो वो ऐसा कुछ था नहीं। तो बड़ी बात बना, छोटी बात की कई बार बहुत बड़ी बात बना देते। इस फिल्म में एक गाना था तिरछी टोपी वाले, और कहते हैं कि इस गाने से जो आर्मी वाले थे वो थोड़े नाराज हो गए थे आपसे। नहीं कुछ भी, मेरे को आज तक एक भी ना लेटर आया, ना कॉल आया, ना किसी ने मुझे, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तो उस पर कैप को हमने काफ़ी कुछ डेकोरेट किया था। और उन दिनों में ये इस टाइप की कैप मैंने खरीदी थी कहीं से, आमिर से नहीं ली। तो ये ऐसे ही लोग हवा फैलाते हैं, कुछ है नहीं उस पर, ये रूमर है। फिल्म के गाने सुपर हिट, और गानों के अंदर जो म्यूजिक है वो भी स्टोरी को आगे बढ़ाता है, मतलब मूवी के फ्लेवर का। कैसे म्यूजिक आप प्लान करते थे? नहीं, ये आपको स्क्रिप्ट पे प्लान करना पड़ता है। जब आप आनंद लेवल पे आप करते थे। और जब आप राइटर के साथ बैठते हो, आप बख्शी साहब के साथ, तो सिचुएशन पूछते हैं। अब आपके ऊपर आप कितनी सिचुएशन वर्ड्स उनको आप कहानी सुनाते हैं, सो वो लिखें। तो आप अच्छी तरह सुनाओगे वो लिख देंगे, आप वेगली सुनाओगे तो वेगली लिखेंगे। तो मेरे को यही होता था कि गाना ऐसा हो कि चले भी और कहानी को आगे लेके जाए। तो उसमें मेहनत होती है और आपको सोच समझ के करना पड़ता है। और म्यूजिक के कुछ पीस भी अलग अलग, जैसे ओ ए ये निकला,
और एक वो गली गली में फिरता है, उसमें भी अलग टाइप का वो करके कुछ म्यूजिक था, पता नहीं क्या, तो कैसे आइडियाज आए? ये क्या था, सिंथेसाइजर्स हम लोग यूज करते थे। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, डिजिटल म्यूजिक जो आज डिजिटल। तो उस टाइम इतना फेमस नहीं था, और उस टाइम बजाने वाले भी कम थे। तो उस टाइम सबसे पहले आई थिंक इन 69 के बाद कहीं एक इंस्ट्रूमेंट निकला था, मूग सिंथेसाइजर। एक आदमी थे विदेश में, मूग उसका नाम था, MOONG। तो सिंथेसाइजर बहुत फेमस हुआ था, इंडिया में आया, फिर बहुत सिंथेसाइजर्स बने, यामाहा के और इसके उसके। तो विज्जू जो थे, ये जब म्यूज़िक सीखे 4 साल से सीख रहे थे, तो उन्होंने क्लासिकल सीखा, फिर डैडी के अंदर नीचे के साथ सीखा। डैडी के साथ वो अपने असिस्टेंट थे, बजाते थे। तो अब पहले गाने आपको याद होगा तो बनते थे, जब गाने की सेटिंग में तो हारमोनियम पर ही गाना ट्यून बनती थी ना, म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बैठे। तो वो फिर उस पर पियानो जो होता है, जो कीबोर्ड्स होते हैं, वही कीबोर्ड्स वहाँ होते हैं। तो ये जब ये जो म्यूज़िक सिंथेसाइज़र आया था, तो विज्जू ने शुरू से इसके ऊपर यही उसने लाइक सितार वगैरह नहीं सीखी। तो उसका ध्यान इस पर ही था, इलेक्ट्रॉनिक पर था। तो जब वो बजाता भी था एज अ म्यूजिशियन, बहुत पिक्चरें की है उसने, 1000 की हुई एज अ म्यूजिशियन, इधर उधर जो आते, तो उसको हायर करते थे फॉर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। अभी जैसे कोई तबला करता है तो वो तबला करेगा, कोई ड्रमर है, कोई गिटारिस्ट है, कोई फ्लूट है, तो फ्लूट के लिए आप उसको बुलाते हैं। अगर आपको शनाई चाहिए तो शनाई वाला आएगा। अब उस दूसरे को बोल दो कि फ्लूट वाले को शनाई बजाए, वो नहीं बजा पाए। तो ये इसमें थे, तो ये मुझे पता था कि इसमें से कुछ भी आप निकाल सकते हैं, कुछ भी साउंड निकाल सकते हो। अब डुप्लीकेट भी गिटार करनी उस पर कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो मेरे को ये शुरू से ये म्यूज़िक बहुत म्यूज़िक सुनता था, मैंने बहुत सुनता था। मैं बचपन से पहले हिंदी सुनता था, फिर वेस्टर्न गाने तो मैंने इतने सुने थे, मैं आई थिंक मेरे से ज़्यादा बॉम्बे में किसी ने नहीं सुने होंगे। तो म्यूज़िक ही सुनता था दिन भर। तो म्यूज़िक मेरे सिर में था, और नोट्स मुझे थोड़े बहुत आइडिया थे कि ये अच्छा है, बुरा है, चलेगा नहीं, वो मुझे पसंद आता। तो ये जब मैं विज्जू को देखता था, कुछ भी बजा देता है, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होती थी इस लड़के को देख के। तो मैंने बोला यार विज्जू कर लेगा, कर ऐसे ही काम स्टार्ट हुआ। तो मैं बोला पापा के साथ उसने सब सीखा था, डैडी के साथ। तो बोले तू ही ट्यून बना कर ही गाना है। तो बख्शी साहब के पास जाते हैं, तो बोलता जब बैठते उसी ट्यून वहीं बनती है। बोलेगा अच्छा 5 मिनट ये कुछ गाएगा, फिर करते 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 मैं शायद कुछ बोलूँगा, ऐसे नहीं वैसे ही, थोड़ा सा मुझे यार ये लग रहा है ऐसे, या वो लग रहा है, करके रेडी। फिर बोलेगा नेक्स्ट टाइम मैं इसको पॉलिश कर देता हूँ। तो ट्यून बन गई। हाँ, थीम बनानी पड़ती, बहुत मेहनत जाती। इट इज़ नॉट ईजी। और आज सब इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, मैंने 1980s में इलेक्ट्रॉनिक कर लिया था। तो थोड़ा आप सोचिए कितने साल हो गए। राइट, 80 में युद्ध में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कर लिया था। युद्ध कर गाना पप्पा पप्पा, वो इलेक्ट्रॉनिक है पूरी साल, पियानो नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक मैंने बहुत डाला है युद्ध में, तो त्रिदेव में और ज़्यादा डाल दिया। त्रिदेव फिल्म सुपर हिट हुई थी उस साल, काफी बड़ी फिल्में आई थी। मैंने प्यार किया फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। फिर चांदनी फिल्म आई थी यश जी की, जिनसे हमने फिल्म मेकिंग सीखी है। फिर उस साल राम लखन फिल्म आई थी सुभाष जी की, चालबाज फिल्म आई थी जिसकी काफी चर्चा हुई थी, एंड देन त्रिदेव। और इन सभी फिल्मों में आपका कंपटीशन था, मतलब शानदार। और इस फिल्म ने, मतलब कहते कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों के लिए वैसी लाइंस लगती थी जैसे त्रिदेव के लिए लगी थी। उन दिनों में हम लोग इतना सोचते नहीं थे इस साल में कि हर साल 10 पिक्चरें आ जाती थी, हर साल। अब कम हुआ है, अब बोलते अरे क्लैश हो रहा है इस हफ्ते में, देखो फ्राइडे को ये क्लैश है, क्लैश मत करो, अभी नहीं करना चाहिए। लेकिन उन दिनों में थिएटर्स तो इतने थे नहीं, प्रिंट बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो सब शेयर हो जाता था। अगर आप एक फ्राइडे को अगर आप 3 पिक्चर भी लगाते, वो ठीक नहीं होता था, लेकिन चल जाती थी तीनों। अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और टिकट की प्राइसेस भी कम होती थी, लोग ज़्यादा होते थे थिएटर में जाने वाले। और ये उन दिनों में आई हूँ, हर साल पिक्चर आती थी, तो ये बड़ी बड़ी आई थी। लेकिन आज भी लोगों को त्रिदेव याद है, बिकॉज पिक्चर याद रहती है म्यूजिक के थ्रू। अभी दीवार याद रहती है डायलॉग के थ्रू, अब युद्ध है झकास। तो कोई आपको मेहनत करनी पड़ती है, जिस एक स्टैम्प ऐसा उसके अंदर डालना पड़ता है, एकदम सोच के कि पिक्चर यादगार बन जाए।
कह दी कि मतलब अब जो है लोग मसाई मारा और जा रहे हैं, आपने तो तभी कर हाँ, लिए थे, विश्वात्मा में। विश्वात्मा में हाँ, किए थे। विश्वात्मा में जब मैं कीनिया में गया था, वहाँ डिक्टेटरशिप थी। अच्छा। वहाँ जहाँ मॉय, मतलब वो लीडर थे, पता नहीं क्या आर्मी थी क्या थी, बहुत स्ट्रिक्ट रूल था जी। और उधर आप फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट वाला वहीं से लो, पार्टनर वहीं से लो, यहाँ से नहीं देती थी गवर्नमेंट। तो उधर जब आपको वहाँ का तो खर्चा आपको फॉरेन एक्सचेंज में ही करेंगे, रुपी तो लेंगे नहीं, तो उधर वो बंदोबस्त करना पड़ा थ्रू कोलैबोरेशन। और फिर अगर आपको उन दिनों में मुझे याद है कि अगर आपके ऊपर आप रात को कहीं जा रहे हो और पुलिस ये आर्मी टाइप पुलिस होती थी, मशीन गन आ जाए और आपके पास अगर $1 हो, वो शूट कर देंगे आपको। अच्छा। हाँ, ऐसा होता था। बहुत ही खतरनाक जगह थी। ओह। रात को 2 बजे तो मेरे 2 एक्टर्स पकड़े गए थे चलते हुए, मेरे को उनको निकालना पड़ा था विश्वात्मा पे। फिर मैंने नेक्स्ट डे मीटिंग रखी, भाई आप रात को नहीं घूम सकते। ऐसे जाते ना, चलो वहाँ जाते हैं, खाना खा लेते हैं, एक ड्रिंक पी लेते हैं, सैर हो। अब फॉरेन कंट्री में सबको सैर करनी है, चलना है। मैं बोले चलने वाला कंट्री नहीं है। हाँ, ये अब मैं बहुत, वो भी डर गए दोनों, क्योंकि वो आई, पुलिस आई, 20 लोग पकड़, जेल में थे। 3 बजे मैंने अपने प्रोड्यूसर को उठाया, उनको बाहर किया, फिर मीटिंग रखी कि अब ऐसे रात को यहाँ अलाउड नहीं है ऐसे ये सब ये। और अगर आपके ऊपर कहीं गलती से आप $1 भी आपके पॉकेट में है तो क्राइम है वहाँ कंट्री। यू कैन, फॉरेन एक्सचेंज वाज अ क्राइम। तो ऐसे ऐसे बातें थी। लेकिन मेरी वहाँ जान पहचान अच्छी थी। बहुत अच्छे इंडियंस वहाँ इंडियन बहुत सेटल्ड थे। जैसे शरद पटेल जी थे जो कि फिल्म बनाते थे, डॉक्यूमेंट्री बनाते, खानदान, वो बहुत ही अच्छे, अभी गुजरे हैं थोड़ी, उनके लड़के मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत सहायता की। फिर जो अजय शाह मेरे को प्रोड्यूसर है, वहाँ रहते थे, उनका वहाँ बहुत अच्छा कारोबार था, तो उनकी जान पहचान प्रेसिडेंट के साथ थी। उन्होंने, मैंने उनके प्रेसिडेंट को भी मैं मिला 6 बजे ब्रेकफास्ट के लिए कि हम फिल्म कर रहे हैं, तो एक परमिशन लेनी होती है। तो ही वाज अ वेरी नाइस मैन। अभी कंट्री के पॉलिटिक्स का मुझे नहीं पता। फिर वहाँ से तीसरी चीज़ थी कि जो होटल्स थे जो हम मसाई मारा बोलते, वो मेरे फादर के फ्रेंड थे, वो राज, उनके 8 होटल थे। तो उन्होंने पूरा कॉपरेशन दिया। मैं उनके ही होटल्स में रहा, तो उन्होंने होटल दिए, ट्रांसफ़र दिया, खाना और गाड़ियाँ, उनके पास कंपनियाँ थी जो कार्स हायर की, तो मेरे को कार्स हायर भी ये तीनों दोस्त थे। तो ये 3 जो मेरे फ्रेंड्स थे, इन्होंने, इनकी बहुत मदद थी। और अगर मदद के बगैर उन दोनों में ये फिल्म बन ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। अगर आप वहाँ जाते 2 दिन शूटिंग करके वापस आ जाते। आई थिंक आपने ही पहली बार किया है वहाँ पे शूट, उससे पहले क्या फिल्में? मुझे नहीं पता, किसी ने नहीं किया। मुझे आई डाउट कि इट वाज नॉट ए इजी जगह नहीं थी। तो प्रोटोकॉल होता है बहुत डिफिकल्ट प्रोड्यूसर का, इसलिए जब ऑडियंस फिल्म देखती है उसके पीछे नहीं देखती क्या कुछ हुआ है, कैसे बना, लोग क्या थे जिन्होंने हेल्प की। तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि लोग मिले अच्छे, पिताजी के कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे, रेपुटेशन थी। तो इम्पॉसिबल है फिल्म बनाना। आई मीन ये ऐसा काम है, कई बार मैं अभी भी फिल्म देखता हूँ, किसी की भी, हर फ्राइडे जाता हूँ, और आपको पता है कि 80-90% पिक्चरें ठीक नहीं होती, मैं तो देखता हूँ। जब कोई पिक्चर मान लो नहीं चली या लोगों, इंडस्ट्री ने बोला ये फ्लॉप हो गई, मैं देखता हूँ, मैं सबसे पहले वही देखूंगा, मैं देखना चाहता हूँ इस पर गलतियाँ क्या है। तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे उसका काम दिखता है प्रोड्यूसर। आई नो बिहाइंड द कैमरा बेचारे ने ये मेहनत की, इस लोकेशन में ये किया, मेरे आके तो सब आ जाता है, खुल जाता है कि फिल्म देख। तो फिर जब वो बोलते बिल्कुल नहीं चली, तो मैं अफसोस से आ जाता हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि हर फिल्म चलनी चाहिए थोड़ी सी, किसी प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होता है। तो बहुत प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो ही है जो इधर आके सफ़र करता है इस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा, और उसकी कदर सबसे कम है। तो ये नहीं, लेकिन जब आपके फादर या आप जब फिल्में बना रहे थे, तब तक वो पावर प्ले स्टार्स के हाथ में नहीं आया था, तब तक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के हाथ में ही था, है ना? तब स्टार्स की हिम्मत नहीं होती थी कि सजेस्ट करे कि आप हीरोइन ये लो या म्यूजिक इससे कराओ या कोरियोग्राफर ये लो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी टीम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कभी मेरे को आज तक किसी एक्टर ने आज तक नहीं बोला। हाँ। तो मैंने तो ये सुना नहीं, पर आप सुनने में जो आता है आपको बेटर पता है। आप तो जर्नलिस्ट हो, तो आप तो रोज की खबर आपके पास आती है। मेरे पास तो एक दिन खबर आएगी, आपको तो हर घंटे की आएगी। ये लोगों को लगता है यार ये क्या बना दिया, सिरदर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गालियाँ दे देते। तो मैं गाली नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे अफसोस, मुझे दुख होता है। खत्म हुई, त्रिदेव खत्म हुई, तो उसके बाद
विश्वात्मा आई, तो मेरे को तो मल्टीपल हीरोज का शौक था, वैसे 3 मोहरा में भी थे, पर इसमें बिकॉज सनी था और नसीर थे, 2 थे, तो लोगों को लगा कि त्रिदेव पार्ट 2, ऐसी कहानी का ऐसे त्रिदेव पार्ट 2 थी नहीं। आई जस्ट एंजॉय मेकिंग 3 हीरो फिल्म। तो मेरे को उसके ऊपर काफ़ी फ्लैक मिला, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और मुझे सुनना पड़ा, बेफजूल बातें होने लग गई रिलीज़ के टाइम में, और पिक्चर एक्चुअली त्रिदेव से बड़ी हिट हुई, विश्वात्मा, ऑफ कोर्स 100%। यस, बिग टुडे ऑन पेपर बिजनेस डबल। तो अभी लोग बोलते नहीं है, ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही, क्योंकि वो पिक्चर इतनी चली नहीं थी इसलिए ऐसे, मेरे को क्या मिलेगा बोल के। तो वो जो सच्ची बात है, मैं भी बहुत दुखी था 15 दिन कि लोग कह रहे हैं पिक्चर अच्छी नहीं है, डैडी बोलते थे तो क्यों उदास। विश्वात्मा की कास्टिंग की क्या कहानी है, कैसे मतलब स्टार कास्ट हुई फाइनलाइज? स्टार कास्ट में मेरे को 3 लड़कियां चाहिए थी, तो सोनम तो एक थी, फिर 2 नहीं ली मैंने, तो उसमें जब दिव्या भारती मेरे ऑफिस आई, अच्छा, हाँ, उनको पता था कास्टिंग चल रही, तो उन्होंने कहा कि मेरे को 3-4 प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रिजेक्ट कर चुके पहले, बहुत मुंह पट थे, डायरेक्ट ऑनेस्ट। तो ऐसा है, पर आई थिंक आई कैन बी वेरी गुड एक्ट्रेस और मेरे को आपके साथ काम करना है, मुझे ले लो। अच्छा, डायरेक्ट ऐसे बस, ये है वो है, तो बहुत छोटी थी, शी वॉज वेरी नाइस गर्ल, तो मैंने सोच पे पड़ गया। तो मेरे को लगा अभी ये बैलेंस्ड है लूँ, तो मेरे को थोड़ा सोचने का टाइम, तो मैं स्क्रीन टेस्ट नहीं किया उसका, तो फिर मैंने नहीं लिया। मेरी बातें हुई मुझे कि भाई लड़कियाँ आती उनको पता नहीं होता हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स टू अ डायरेक्टर, तो ज़्यादा बोलती है डायरेक्टर डर जाते हैं कई बार, तो सुन के अरे बाबा ये कहीं तकलीफ नहीं देते मेरा ऐसा होता है, तो वैसे लड़की होती नहीं है, तो आप फर्स्ट इंप्रेशन गलत होता है, तो मेरा इसका एक्चुअली फर्स्ट इंप्रेशन गलत हो गया, तो मैंने हाँ तो बोल दी, मैंने लिया नहीं, फिर आ गई वापस 2-3 महीने की, 2 महीने 1 महीने मुझे याद थी, वापस आ गई। तो मैं टाइम सबको देता हूँ, मैं कभी भी लाइफ में किसी को ना नहीं की अपॉइंटमेंट की, तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं मिल लूँगा। तो माँ बाप को भी मैं मिला था, तो इस टाइम ये आई थी अकेली, तो आई बोले आप ले नहीं रहे मुझे, ये वो, रोने लग गई, मुझे आपके साथ कहा लाइक बेबी यू नो गर्ल, तो आंसू आ गए कि मेरे को अब कौन चांस देगा अगर ये भी फिल्म नहीं मिली। तो मैंने बोला मैं ले रहा हूँ, ख़त्म, रो मत। तो ऐसे मैंने जब उसका फेस देखा, मुझे लगा ये बात, इसमें जो बातें करती है, जिसमें से इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, ये एक्ट्रेस बन सकती, कुछ मैंने टेस्ट नहीं किया, और शी वॉज सच अ नाइस गर्ल, आई मीन आई कांट टेल यू। और बहुत लोग क्रेडिट लेते हैं, हमने लिया, हमने, किसी ने कुछ नहीं किया इसके लिए। अगर आज मैं वहाँ नहीं होता, दिव्या भारती को चांस नहीं मिलता, बहुत सालों तक इंतजार किया था, क्योंकि चांस नहीं मिलता, वो भी क्योंकि वो आई और ऐसा फेस बनाया, तो मेरे को भगवान ने कहा इसको ले लो अब इसको दुखी मत करो। तो मैंने बोला नहीं ठीक है, कैसे कोई रोए आगे, बुरा लगता है। तो मैंने फिर ये उसको मैंने किया, और शी वॉज प्रिटी, उस पर सब गुण थे जो आप देखना चाहते हो एक एक्ट्रेस में, और ठीक था, उसमें मुझे 1% ट्रबल नहीं दी, वन नॉट नॉट सारे सीनियर एक्टर्स से आराम से जेल किया, कुछ नहीं, उसकी प्राइवेट लाइफ मुझे नहीं पता, तो मेरे को तकलीफ नहीं दी, और माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं उसके। 7 समंदर पार सुनने की इतना शानदार गाना, एवरग्रीन सॉन्ग, दिव्या भारती का सबसे बड़ा गाना, वो कैसे मतलब डिसाइड हुआ? रोल तो किसी हीरोइन का था नहीं फिल्म में, अच्छा, तो मैं गाने के थ्रू ही कर सकता था, तो मुझे पता था कि इसको कुछ तो मेरे को देना है फिल्म में, नहीं तो ये स्टार कैसे बनेगी। तो कई पिक्चरें ऐसी होती है कि हीरोइन उन दिनों में इतना रोल नहीं होता था, अभी तो होता है, तो अब आप ज़्यादा कोशिश करो तो पिक्चर ख़राब हो जाती, लंबी हो जाती। तो ठीक है, उस पर गाना हुआ, मिला, उसको मिला, उसने बहुत अच्छी तरह किया, पर मुझे नहीं आइडिया था इतना बड़ा हिट होगा किसी गाने का। अभी आज तक जितने भी गाने मेरे आए, मुझे नहीं समझ में आता कि कितना चलेगा। तो ठीक है, चल गया, और उसकी किस्मत पे था, उसकी भी लक थी ना, उसका भी चलना था, तो ऐसे थोड़ी ना वो आई थी, वो कुछ तो करके जाने वाली थी, तो वो ठीक है, गाना तो मेरा ही चला है उसका। अब मैं ये पूछूंगी कि जिस दिव्या भारती को आप फर्स्ट फिल्म में नहीं लेना चाह रहे थे, उसे वापस मोहरा में कास्ट क्यों किया फिर? नहीं, मैं मोहरा में नहीं ले रहा था, फर्स्ट फिल्म में गलत है कि मैं नहीं लेना चाह रहा था, ये गलत है। मैं सेकंड फिल्म में नहीं लेना चाह रहा था, विश्वात्मा में नहीं लेना चाह रहा था। विश्वात्मा में जब वो आई तो मैंने हाँ नहीं की, ये मैंने नहीं कहा कि मैं लेना नहीं चाह रहा था, मैं थोड़ा सा घबरा गए थे अब, मेरे मन में एकदम नो नहीं था, ठीक है, मोहरा में नो था, नहीं लेना ही नहीं। मैंने बोला, मैं पापा बोलते सेलेब्रिटी है ही नहीं किसी की,
तूने एक लड़की को स्टार बना दिया, भले दूसरे लोगों की पिक्चर मेरे से बेटर गई होगी, हाँ। मानता हूँ मैं, पर तूने उसको इंट्रोड्यूस किया और तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन है। ही वाज साइंड फॉर सम आई थिंक 25,000 और 50,000 रुपये। तो तू उसको बोलता है लेगा नहीं कि तू ठीक है क्या? मैं बोला डैडी, उनको पता था मैं इंट्यूशन मेरी होती थोड़ी, तो मैं बोला मेरे को पता नहीं इंट्यूशन में आ रहा मत लो, सच कह रहा हूँ। और वो क्यों आ रहा है पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की अच्छी है, लेकिन ऐसे पता नहीं अंदर से आवाज़ आ रही, तो मेरे को नहीं ले, मैं दूसरा कुछ ट्राई करना लड़की हो। तो डैडी ने कुछ कहा नहीं, अपसेट हो गए। तो मैंने नेक्स्ट डे डैडी को बोला आप अपसेट हो गए? तो बोलते नहीं तेरी जैसे मर्जी है, तेरे को जो करना है कर। फिर मैंने ना कर दी। अच्छा। जब चुप हो, तो वहाँ मेरे साथ काम करते थे शब्बीर बॉक्स वाला, तो उनका फ़ोन आया, भाई दिव्या को तुमने ये किया, तो वो उससे अभी मेरे को फ़ोन किया कि वो आके मिलना चाहती। तो बोला आके, बोला अभी मैं क्या बोलूँगा, तो बोला आ जाओ। तो घर आ गई। तो घर आई तो बोलती है कि आप मुझे ले नहीं रहे। तो मेरे पास रीज़न तो कोई था नहीं, ऐसा ही है, मैं भी थोड़ा सा कभी ऑफ हो जाता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मेरा क्या बोलूँ। तो बोलती अच्छा जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगे मैं नहीं जा रही घर से। वो किचन में बैठ गई 3 घंटे। पहले टाइम रोई, दूसरे टाइम ये किया, मैं बोला आई एम सॉरी, मैं ले रहा हूँ, ये सच अ नाइस गर्ल, पर अभी तुम बहुत बिजी हो, तुम डेटे दे दोगी? बोलती हाँ। तो मैंने उसके साथ 10 दिन की शूटिंग की, बहुत अच्छी शूटिंग हुई। उसके बाद वो गुजर गई। आपके लिए शॉकिंग था, मतलब एकदम से अचानक? मैं पहला आदमी था जिसने बॉडी देखी हॉस्पिटल। मैं और शब्बीर गए, फ़ोन आया, हम गए, तो दूर थी बॉडी, मैं नहीं गया उधर। और मैंने देखा, मैं बोला ये क्या हो गया, और मैं बहुत दुखी हुआ। आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी दिव्या भारती से? नहीं, मेरी शूटिंग में हुई थी। शूटिंग मेरे को बोलते मेरा हाथ पड़ा, मेरे पास फोटो भी है। सच ए स्वीट गर्ल, और बहुत अच्छी मेमोरीज आपकी। बहुत अच्छी मदर फादर, बहुत ही अच्छी लड़की थी। थोड़ी थी मतलब चुलबुली स्टाइल की थी, बहुत ही, और बहुत स्वीट नेचर थी। और मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे कोई विश्वात्मा के बाद मतलब दिव्या भारती ने बहुत सारी फिल्में साइन कर ली थी, मतलब हाँ। एकदम जो स्टारडम है उनका स्पाइक हुआ था। यस। कभी भी लड़की चलती है, यहाँ है ही नहीं ना, टैलेंट कहाँ है, किधर है टैलेंट, कहीं दिखता है आपको? तो लोग ले ले, अभी तो ठीक है वेब सीरीज़ है या कहीं है, तो लोग कहीं से थिएटर से ले लेते हैं, कहीं से मिल जाती है कोई। तो ये तो शॉर्टेज, या बनाने वाले ज़्यादा हैं, एक्टर्स कम है। होना क्या चाहिए बॉलीवुड में, एक्टर्स ज़्यादा होने चाहिए जो सेलेबल हो। और सेलेबिलिटी वो होती है जो आप एक्टर को, मेन हीरो को पैसा दो, जो भी दो, वो पहले दिन वो आपकी कलेक्शन होनी चाहिए, दैट इज हिज प्राइस। उसके ज़्यादा आप ज़्यादा दे रहे हो, जो मर्जी लोग बोले, ये होता है। तो शी बिकेम वेरी फेमस एंड मुझे लगता है वो तो बहुत अच्छा काम करके जाती थी, और क्या हुआ अब, जो ये किस्मत है, क्या कह सकते, जो ऊपर वाले को मंजूर है वही है। चंकी पांडे की विश्वात्मा में कैसे एंट्री हुई? तो चंकी पांडे त्रिदेव सॉरी बोलने लग गया कि मैं मिस कर गया, अभी तुम वापस, अभी मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं मेरे को माफ़ कर दो। और फ्रेंड था मेरा, बोलते मेरे को काम करना, ऐसे अभी मैं दूंगा ही नहीं, उतने भी दे रहा था उतने भी नहीं दूंगा। तो फिर उसने काम किया, बहुत अच्छी तरह काम किया। मेरा आज भी दोस्त है वो। और उसका ये शोल्डर ऑफ हो गया था, गाने में एक बार निकल आया था, शोल्डर की प्रॉब्लम थी उसको। अच्छा। तो अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये फिल्म भी सुपर हिट थी। आपकी जो फिल्म्स थी वो धड़ल्ले से सुपर हिट होती जा रही थी, तो क्या एक प्रेशर महसूस हो रहा था, एक डर महसूस हो रहा था कि मुझे इस परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखना है? बिल्कुल जीरो। जी देखो, जिसको काम आता है, इट्स लाइक टेलिंग किशोर कुमार जी कि अब अभी गाने आपने 100 दे दिए हैं, अभी आप कल गाना गाओगे, आपको कुछ टेंशन होती है? तो क्या टेंशन होती है? जो हम काम जानते हैं, चल गया नहीं चला, नहीं चला, तो टेंशन नहीं कि हाँ, ये डेफिनेटली बिजनेस में होता है। इफ यू आर अ प्रोड्यूसर, कि कल ऊपर नीचे हो जाए मेरा नुकसान है, तो मेरे को वारी थी नहीं कि पापा बैठे थे, तो मैं कभी पैसा देखा, मेरे को क्रिएटिवली, मेरे को कभी भी ये मनी, ये पहली बार मैंने जोरा में पैसे लगाए अपने, तो अभी मुझे टेंशन महसूस हुई। पापा की जगह अभी हम। अब आते हैं आपकी अगली फिल्म पे, जो एक और जेम है इंडस्ट्री का, मोहरा फिल्म। गाने सुपर हिट, फिल्म सुपर हिट। आप इतने बड़े डायरेक्टर बन चुके थे, हर कोई एक्टर आपके साथ काम करने के लिए तैयार था,
फिर भी उस वक्त आपने नए एक्टर्स अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को क्यों कास्ट किया? एक्चुअली क्या हुआ, आफ्टर विश्वास हुआ, मेरे को विजू ने बोला व्हाई डोंट यू वर्क विद अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने आपके साथ बहुत काम किया। अच्छा। तो शब्बीर के दोस्त थे अनीस बज़मी, मैं भी जानता था, उनके पास एक स्क्रिप्ट थी, अनीस बज़मी जो फेमस टॉप डायरेक्टर्स में, तो वो राइटर थे, वो आए ऑफिस में, स्क्रिप्ट सुनी, बहुत ही, वो मेरी एक्चुअली लाइफ की बेस्ट फिल्म हो जाती थी अगर बनती थी एज अ डायरेक्टर। तो स्क्रिप्ट सुनी तो मैंने विजू को बोला स्क्रिप्ट तो मिल गई, तो मैंने बोला भाई ये 10-15 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है बहुत अच्छी चल सकती है, पॉइंट्स आए नहीं हैं कभी और आपने ऐसा रोल किया नहीं, तो ये आपको बहुत सूट भी करेगा, आपके पर्सनैलिटी जो आपका एक करियर ग्राफ अलग भी हो जाएगा और ये आप ही कर सकते हो, तो अगर आप नहीं करोगे तो मेरे को ये बनानी नहीं, तो ये ठीक है। तो वो जवाब उसी टाइप देते, इज़ वेरी नाइस मैन, प्रोफेशनल। सुनील मेरा दोस्त था तो मैं जानता था ना, तो जब मैं आया सोचा अभी क्या है, मैंने बोला डैडी पिक्चर तो बनानी है, मैंने इसके ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर मेहनत की है, स्क्रीन प्ले के ऊपर, तो अब ये तो होगी नहीं, तो मेरे पास कहानियाँ होती हैं, आई राइट ना, तो मेरे पास कहानी है, तो उसमें मुझे ऐसे लगा सुनील सूट हो रहा है, इज़ वेरी हैवी एक्शन। तो मैंने बोला ये लड़का है, बॉडी बना रहा है, मेरा दोस्त है, मैं इसको मिलता हूँ तो मैं इसको ले लेता, ठीक है ना। तो वो कहानी में एक और हीरो था, तो मैंने देखा भी अक्षय कहीं बहुत पिक्चरें कर रहा है और डांस वगैरह बहुत अच्छा करता है और उस पर भी बहुत क्वालिफिकेशन है स्टार बनने की, तो दोनों को लिया। अक्षय को हमेशा ये थोड़ा शायद लगता होगा कि 2 हीरोज है, शायद मेरा रोल कम नहीं कर दे, राजीव इसका दोस्त है, पहले बोला नहीं ऐसे काम में कोई नहीं करता अक्षय, काम में ये दोस्ती वोस्ती का कोई मतलब नहीं, मेरे को पिक्चर चलानी, तो ही वाज ओके। अक्षय ने मतलब अपने रोल के बारे में ये क्लियरली नहीं पूछा तो नहीं, वो मेरे को पूछता तो नहीं, मेरे को ऐसे लगा उसके मन में है, तो मैंने बोला कि आपके फिक्र मत करना, क्योंकि क्या होता है आप कहानी भी सुना दो, ट्रीटमेंट आप कुछ और कर दो, होता है ना। तो वो ऐसे मेरे लगा इसको कहीं ये मन में सोचे और ये नहीं सोचे, गलत सोच ध्यान में नहीं आ जाते, इसलिए मैंने उसको 1-2 बार ये बात कही थी, उससे मेरे से कभी ऐसे डाउट नहीं किया, ही वॉज ओके। तो फिर बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द हीरोइन ना, रवीना टंडन, सुनील के ऑपोजिट लड़की नहीं थी, तो हीरो तो था वो, पर कहानी कहीं ना कहीं सुनील के ऊपर थोड़ी सी 5% ज़्यादा होगी, तो यहाँ मैंने बैलेंस किया था, गाने देके ये देके मैंने बैलेंस किया था तीनों को। तो वो पिक्चर में क्योंकि सुनील को मेन में लिया, तो मैं किसको लूँ, मेरे को उसी एज ग्रुप का चाहिए ना, और नसीर तो परमानेंट थे, परमानेंट ब्लाइंड। क्या वो आपके लकी मैस्केट थे कि उनको आप हर फिल्म परमानेंट? मैं अभी भी हमेशा लेने, अभी उनका मेरे को फ़ोन आया था 3 महीने पहले, तो बोले थे ये है वो है, मिस वर्किंग विद यू, सब ठीक है। बोला नहीं मैं अभी क्यों नहीं कर रहे काम, मैं बोला अभी मैं आपको हर फिल्म में ले लूँगा। तो मेरा जब होता है ये तो कि किसी से परमिशन तो लेनी नहीं, तो मेरी उनके साथ बहुत दोस्ती और बहुत रिस्पेक्ट है, ये तो एक एक्टर अच्छा होना भी होता है, पर आपकी बननी भी चाहिए, तो वो है। तो फिर नसीर तो थे ही, अमरीश पुरी के साथ उस टाइम मेरे डेटों का कुछ हो, तो अमरीश पुरी को एज अ विलन नहीं ले पाया, नहीं तो वो भी बल डाल देता, तो फिर विलन बहुत थे, तो वो एक बार सुनील हुआ, देन यू गो बैकवर्ड्स। फिर दिव्या का जब बिसैप हो गया, तो फिर जो ये रवि टंडन थे, मेरे पिताजी के फ्रेंड थे, तो पिक्चरें डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी, जो पिक्चरें डैडी ने डिस्ट्रीब्यूट की थी सारी हिट हुई थी, जो उन्होंने नहीं की थी वो फ्लॉप हुई थी। तो पापा मेरे को कहा इनको पता है कि तुम भी लकी रहोगे लड़की के लिए, क्योंकि उनको ये पता है कि सारी पिक्चरें यहीं चली, तो वो लड़की को छोड़ने नहीं देंगे फिर। तो मैं गया 2 मिनट में हाथी, वो जो डैडी ने बोला वैसे ही हुआ, क्योंकि पापा ने ये भी कहा था मैं रवि जी के लिए बहुत लकी था, तू लड़की के लिए बहुत लकी रहेगा, और वैसे ही हुआ। इंट्यूशन, तो डैडी की इंट्यूशन थी। दूसरे एक्टर्स भी थोड़े फील कर रहे थे कि राजीव राय को हमें कास्ट करना चाहिए, हम इतने टाइम से ये नए हीरो को लेकर क्यों फिल्म बना रहे हैं, ऐसा मतलब क्लियरली मेंशन है इंटरनेट पर कि राजीव राय को कई लोगों ने कहा कि 50% हीरो को क्यों लिया, मतलब दोनों को 50-50। हाँ, ये बातें फर्नीचर है, ये तो एक्टिंग नहीं होती है। हाँ, ये इंडस्ट्री की आदत तो होती है बोलने की, वो तो आप रोक नहीं सकते, आप किसी के ऊपर पट्टी डालोगे तो अब कुछ भी करो क्रिटिसिज्म। अभी मैंने ये फिल्म जोरा बनाई, क्रिटिसिज्म में क्या बना दिया, भोजपुरी लग रही है, सी ग्रेड है, ये है, अरे देखी ही नहीं है किसी ने, कुछ लाउड स्पीकर चालू है। तो अभी प्रॉब्लम यहाँ क्या होती है कि कोई किसी का एक तो सक्सेस नहीं देख सकता, और कोई कुछ भी करे उनको दखल देनी है। अब उस टाइम मेरे को तो किसी ने कुछ नहीं कहा, भैया ये तो मेरे कानों ने नहीं सुना,
अगर किसी ने कहा है तो मैंने जर्नलिज्म के थ्रू सुना है, जैसे आपके थ्रू सुना है। तो आप मेरे को बता रहे हो कि लोगों ने ये कहा और 10 जर्नलिस्ट ने कहा, तो मैं मान रहा हूँ कहा होगा। उसमें मतलब क्लियरली मेंशन है कि अनिल कपूर ने ये बात चलो कही आपको थी। पता है, मेरे को तो नहीं, अनिल ने नहीं कहा। तो अनिल ने अगर ये कहा भी होगा, हो सकता है मजाक मूड, देखो अगर हम मजाक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे लोग, Correct. हम भी मजाक करते हाँ। रहते। तो मेरे को लोगों ने बोला अभी तू जोरा बना रहा, अगर नहीं चली तो क्या होगा। मैंने बोला मेरे को लोग देवानंद बोलेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी ठीक है जो है। तो ये होता रहता है मजाक, तो अपने ऊपर ही मजाक करके खत्म करो ना, चलना। अब हर पिक्चर थोड़ी ना चलती है। क्या अक्षय और सुनील नए थे इसीलिए आपने फिल्म के पोस्टर को ऐसे डिजाइन किया कि बीच में नसरुद्दीन शाह जी की नए बड़ी थे, ऐसा पिक्चर और नहीं, ये साइड गलत है। नसीर वॉज अ सीनियर एक्टर, रोल बहुत तकड़ा था जी। और मेरे को उनको दिखाना था जी, पोस्टर, कैसे दिखाओ खड़े हुए। नहीं, वो तो डिजाइनिंग आर्ट वर्क होता है, हाँ। पर्पसली ये वो बात नहीं purposely। कभी। ये मैनिपुलेशन ना अच्छे डायरेक्टर जो ऑनेस्ट होते हैं वो नहीं करते। वो दे यू हैव टू बी ट्रू एंड ऑनेस्ट टू द फिल्म। यस ये होती है मैनिपुलेशन। यस। तो ये कभी आपको रिजल्ट नहीं देगी। तो इसमें मैं ध्यान, ये दरवाज़ा बंद ही रखो, बेटर है। अपनी फिल्म बनाओ, जो रिक्वायरमेंट है ये है, ऐसे करो। अभी मैंने जोरा बनाई, मैंने किसी का फेस नहीं दिखाया, सिर्फ चाकू है और एक लड़की है। कोई पोस्टर में कोई आपको कोई फेस ही नहीं दिखेगा किसी पोस्टर। तो अभी मेरे को जो एक्टर्स है बोलेंगे ये, दैट इज़ माई कॉन्सेप्ट, कि मैं नहीं पता दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को सस्पेंस रखना है, कि सस्पेंस पर जब आके फिल्म देखो और एक्टर्स देखो। मोहरा में अक्षय और सुनील शेट्टी दोनों में से ज्यादा फीस किसको मिली थी? अक्षय को। अक्षय को। हाँ, क्योंकि सुनील दोस्त था अच्छा और सुनील ने पैसे नहीं मांगे। अच्छा। हाँ, उनकी वाइफ ने बोला तो बहुत बड़ा कंजूस है, उसके हिम्मत करके तो मैं तेरे से बड़ा कंजूस नहीं, तो पैसे नहीं देता। हाँ। सुनील ने कभी कुछ नहीं, मेरे को जिंदगी में नहीं बोलेगा। हाँ। मेरा फ्रेंड है। वाइफ ने हंसते हंसते बोल दिया एक दो बार, मैं बोला हाँ मैं हूँ, क्या कर सकता। सुनील शेट्टी जी के साथ आपका एक किस्सा बड़ा मशहूर है। गुलशन ग्रोवर को आप मारने के लिए गए थे दोनों एक क्लब में, वो लुक को फिल्म में लुक को लेकर थोड़ा अड़ गए थे। उसको प्रॉब्लम हो गई थी हाँ। जब वो शूटिंग थी। हाँ, कुछ उगा दी ये कर दिया। हाँ, यू आर राइट। शेव नहीं और मैं कर रहे थे वो। सी रॉक में गया था। हाँ। देखो मारना वारना, हम गुंडे तो है नहीं। हाँ। तो ये बातें होती कि गुस्से में गए थे। हाँ हाँ, गए थे गुस्से में। गुस्से सुनील में दोनों का यही था कि समझाना है। उन दिनों में गुलशन ग्रोवर सबको तंग करता था। मैं भी फायरिंग लाइन में आ गया। हाँ। मैं ही एक नहीं था। हाँ। तो उसकी रेपुटेशन ऐसी थी, इधर अच्छा। का उधर, वो हाँ। पिक्चरें ज्यादा ले लेता था। हाँ। उसको हर पिक्चर में काम करना था। हाँ। तो इज अ वेरी गुड मैन एंड अ वेरी गुड एक्टर, और मेरी बहुत बनती है। हाँ, मैं एक बार गुस्से में मिलने गया और मैंने बोला देखो ऐसे चलेगा नहीं। शबीर ने गुस्सा कर दिया, मैं तो चुप था। शबीर को बहुत गुस्सा। सुनील शेट्टी भी थे साथ में? नहीं। सुनील ऐसे कोई बाउंसर, ऐसे आप तो ऐसे बोल रहे जैसे बॉडीगार्ड लेके मतलब चल। क्या प्लानिंग करके गए थे कि बस समझाना है? नहीं, हम लोग गए थे कि ये शूटिंग है, आप कैंसिल नहीं कर सकते हाँ। सीरियसली। ये आप कैसे एक्टर को कैसे बोलोगे कि अब मुक्का मार देंगे, ये कर देंगे। तो वो तो फिर काम ही ठीक नहीं करेगा ना, आपने ऐसी धमकी दे दी। correct। तो एक्टर को एक लक्ष्मण रेखा होती है ना, आप क्या बोल सकते हो क्या नहीं। तो हाँ, हमने बोला हम बहुत अपसेट हो गए, ये तेरी बिहेवियर अच्छी नहीं है, और सबके साथ ऐसे करते हो तो मेरे साथ भी कर रहे हो, तो मैं एक्शन ले लूँ। मैंने एक्शन जब आप बोलते हो लीगल, तो ये सब होगा तो ये बात बाहर आएगी तेरे मतलब करियर के लिए, जो भी बोला होगा क्या पता क्या बोलते। तो गुलशन ने एक ही बार इंसिडेंट थोड़ा सा हो गया था। कोई मूछ या डेट्स थी क्या था। वो बहुत पिक्चरें साइन कर लेता था। अच्छा। सी उसकी भी गलती नहीं थी। अब आपके पास 10 दिन है, आपने 12 पिक्चरें साइन कर ली, अब आपको एडजस्ट कर रहे हो 2 घंटे तो 2-4 घंटे, कैसे करेंगे। वो किसी के लिए मुस्ताश उगा ली की, तो उसने अपने आप को ही ट्रबल में डाल दिया। तो ये सोच रहा था कि अगर मैं नहीं राजीव को ना बोलता हूँ, अगर मेरे को छोड़ देता, मेरा वहाँ काम कर हो जाता, पर उसको अपना रोल नहीं खराब करना होता। वो बहुत पर्टिकुलर है कि मेरा रोल नहीं खराब होना चाहिए, पर मैं डेट नहीं अपने हिसाब से दूंगा, तो दोनों चीजें तो नहीं होती ना। करेक्ट। तो वो ठीक है, इट्स ओके, बचपना था। ऐसे कोई सीरियस उसके साथ ये जो लोग बोलते हैं मारना फुरना, ये नहीं हो, ये हम लोग ये नहीं करते लोग। ये अच्छे प्रोड्यूसर है। मारा नहीं था, सिर्फ समझाया था जाके। और आगे गुस्सा होता है और वो लाजमी होता है। एक ऐसी छोटी सी इंसिडेंट का इतने सालों पुरानी बात बोलना भी क्या है, जाने दो। इस फिल्म का गाना एक बहुत ही खूबसूरत ना कजरे की दाग। हाँ जी। उस टाइम अलग तरह के गाने चल रहे थे और ये गाना एक अलग तरह का। क्या ये गाना 70s में ही बन गया था? कहीं ऐसा लिखा है कि
जो कल्याण जी आनंद जी है, उन्होंने ये गाना 70s में ही बना लिया था और यूज नहीं हुआ था, तो आपने हाँ इस हाँ फिल्म में सही है। करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ था, ये उनकी प्रॉपर्टी थी। ये गाना बना था, सरस्वती चंद्र थी उनकी प्रोड्यूसर के लिए या किसी के लिए, तो रिकॉर्ड हुआ था मुकेश जी की आवाज़। तो मैं गाने की तलाश में ही होता हूँ। तो विजू के पास तो पिताजी के गाने थे, तो वो भी सही गाना आपको देगा अगर होगा। आपके कहते हैं कि एक खजाने में कोई गाना होगा तो सही जगह ही लगाएगा। तो उसने मुझे एक दिन कहा, मेरे पास एक गाना है राजीव, तुम सुनोगे क्या? पर थोड़ा ओल्ड फैशन है, 70s में कभी भी रिकॉर्ड हुआ है, और ये पिक्चर उसी टाइम बंद हो गई थी, और ये गाना कभी आएगा भी नहीं। अच्छा। वो कभी 30-40 साल कहाँ से गाना आता, वो बंद डब्बे में चला वो गया नहीं, था। वो हाँ, वो तो उसको क्लोजेट से निकालना पड़ा। वाओ। हाँ सीरियसली, टेप था पुराना। हाँ। बहुत ही ऐसा है कि तुम करोगे वो लोगों को पसंद आएगा। ये मैंने सुना, मैंने सुनते ही बोल दिया डन। तो अभी मुकेश जी वो गाना नहीं यूज़ कर सकते, इंस्ट्रूमेंटेशन थी नहीं, और फिर उसमें मॉडर्न थोड़ा आपको आज स्टीरियो करना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला इस पर कोई लीगल प्रॉब्लम है? बोलता कुछ नहीं, कोई पैसे का चक्कर, कुछ किसी की प्रॉपर्टी नहीं। तो मैं बोला लिखा किसने? बोला इंदिवर से। तो मैं बोला वो मुकेश जी का गाया होता। तो मैं बोला इंदिवर को ही बुला के उनको पैसे दे के उनको सुनाते हैं और उनको लड़की का पोर्शन लिखवाते। तो उनको बुलाया कि राजीव गाना सुना है। बोलते है तो मेरे को गाना पता ही नहीं, ये तो मैंने सुना ही नहीं, मैंने लिखा है। मैं बोला सर जी आपका गाना है, क्या लिखा था? ये तो बहुत सीधे आदमी थे, बहुत ही सीधे। तो उनसे लिखवाया, फिर लड़की का लिखवाया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो उनके साथ हमने किया, मैंने उनके साथ भी सेटिंग काफ़ी हुई और बड़ा मज़ा आया। और गाना बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गाना, क्या लिखा है। मैं तो कभी कभी मैं खुद सुनता हूँ, मैं सोचता अरे ये गाना मैंने किया, ये मेरा गाना है। ऐसे वर्ड्स मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी 10 साल के बाद कभी सुन लिया तो झटका आता है, एकदम करंट लगता है सुन के वो गाना। एक तरफ ये सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग और दूसरी तरफ आता है तू चीज बड़ी है मस्त। वही तो मजा है म्यूजिक का, आपको ऑलवेज कॉन्ट्रास्ट। अब सारे गुप्त मैंने एक जैसे बनाए, पर कहीं कहीं आपको कॉन्ट्रास्ट रखना चाहिए, ये वैरायटी हो। जैसे हमारा खाना होता है, एक दाल चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये बूफे होता है ना, तो म्यूजिक भी बूफे होता है। तो आप एक इस किस्म को, और हम ट्राई क्या करते हैं हर एक गाना हिट हो। अब इसमें से कौन सा निकलेगा? के तो थे, लेकिन टिप टिप बरसा पानी वो फिर बाद में निकला। मतलब क्या गाना, शुरू में तो मस्त मस्त निकला। आपको याद होगा टिप टिप कहीं नहीं था, टिप टिप आस्ते आस्ते पकड़ने लग गया, वो बाद में ऑन हुआ गाना, उसका स्विच। अक्षय कुमार ने वापस अभी रिक्रिएट किया था, तो क्या आपके साथ कोलैब करके आपसे हाँ नहीं, उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, फिर लेनी पड़ी, मैंने दी। अच्छा। तो उनको लगा था कि ऐसे, फिर करण जी ने मेरे साथ जो भी था पेपर वर्क वगैरह, पैसे वगैरह सॉर्ट आउट किए अच्छी तरह, तो मैंने परमिशन दी। अच्छा, परमिशन के साथ ही हुआ था। और तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, ये गाना जब आया था तो कई लोगों ने, थोड़ा सा एक्टिविस्ट जो होते हैं वो कहते हैं क्या वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने वाला सॉन्ग है। उस टाइम ऐसे हुआ था, उस टाइम। नहीं अभी तो होगा, उस टाइम मुझे नहीं लगता नहीं हुआ नहीं था। अभी लोग बहुत कॉन्शियस हो गए और बहुत पर्टिकुलर हो गए। उस टाइम तो क्या मस्ती होती थी गाने की, छेड़छाड़ी कहते हैं, तो छेड़छाड़ी आनंद बख्शी कहाँ गंदा गाना लिखा। तो अभी वो माहौल भी ऐसा था, फिल्मों का रोमांस भी ऐसा था, सब डबल मीनिंग तो खैर गंदा होता है, लेकिन वो छेड़छाड़ी में आप कैसे, आप रोमांस दिखाओगे कैसे? आप लड़की के साथ कुछ बोलोगे कि आप क्या करोगे, भजन बना दोगे? क्योंकि मैं भजन गा रहा हूँ लड़की को और तू मेरे से प्यार कर, तो गाना तो करना पड़ता है ना। अब आप उस पर अब लड़की की तारीफ नहीं करोगे, थोड़ा सा लोग बोलेंगे इसका मतलब ये निकलता है, पर लड़की तो पसंद कर रही है उसको। अब उसमें से अगर 5% लड़कियां ऑब्जेक्ट करती तो मत करो, अभी गाने ही खत्म हो गए। गाने की बात हो रही है तो सात समंदर पार का जो सॉन्ग है उसकी कुछ लाइंस सलमान खान की फिल्म किक में भी यूज हुई थी, और कहते हैं कि साजिद नाडियाडवाला ने करोड़ों रुपए देकर दिव्या भारती की याद में वो पीस। नहीं, मेरे को पैसे नहीं मिले उसके। अरे मैं जब देखा था परमिशन लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, तो मैंने कुछ किया नहीं। अच्छा, नॉट 1 रुपी। मीडिया में तो, मीडिया में जो मर्जी आए, तो अभी दे दे उसको, आप बोलिए प्लीज, जो अब मीडिया में आता है मैं मेरे को दे। अच्छा। शायद म्यूजिक कंपनी को दे दिया होगा, आई डोंट नो। ओके। पर म्यूजिक कंपनी शुडंट डू दैट। आप एक पिक्चर का गाना दूसरी पिक्चर में डाल देते हो, सब अपना हक समझते हैं कि हमने ले लिया, ये हमारी प्रॉपर्टी है, घंटा आपकी प्रॉपर्टी है, आप बनाए, क्रिएटिविटी आपने की नहीं, कुछ किया नहीं,
और आपको दिया गया है सेल के लिए कि आप कमाओ, हम नहीं कमाते, तो ये गाना आपका है, आप इस पर 10 करोड़ कमाओ, पर आप जाके दूसरी पिक्चर में डाल देते हो उसको, ये क्या हुआ? तो मतलब जो मेरी गुडविल है, सी देखिए एक गाना बनता है उसकी गुडविल होती है और बनता है, आपको दिया है बिजनेस के तौर पर एज अ म्यूजिक कंपनी, पर म्यूजिक कंपनी बोलती नहीं हम हर पिक्चर में देंगे, तो आप मेरी गुडविल लेके दूसरी उस पिक्चर में डाल दो, वो हक कैसे आपको ये परमिशन मिलती है? ये सब चीजें जो हैं गलत हो रही हैं ना। आपको कहाँ से पता चला, कब पता चला कि ये गाना यूज हुआ है? मेरे को तो 5-6 साल के बाद। अच्छा, हाँ। किक मूवी रिलीज होने के हाँ 5-6 5 साल, मेरे को नहीं पता चला। अच्छा। म्यूजिक कंपनी क्या है, सब उन्होंने लिख दिया ऑल द राइट्स आर, तो राइट्स आर योर्स, दैट मींस यू कैन गिव इट टू अनदर फिल्म, दैट मींस यू आर गिविंग माय प्रॉपर्टी फ्रॉम माय फिल्म इनटू अनदर फिल्म एंड द गुडविल ऑफ द सॉन्ग, आप बेचो आप कमाओ, किसने रोका है? अभी मैंने म्यूजिक बेच दिया 2 लाख पे, लोगों ने 2 करोड़ कमाया, तो कुछ बोला उन्होंने? कोई हमको उसका प्रॉफिट दिया? नहीं, कुछ नहीं मिलता, मैंने म्यूजिक में कुछ नहीं कमाया। बादशाहों में भी आपका कुछ अजय देवगन की फिल्म में यूज हुआ था? हाँ वो तो मैंने केस किया, लीगल केस हुआ हाँ था। यही चक्कर हो गया ना, एंड फिर वो लोग हाई कोर्ट में गए, सेकंड केस किया, और दोनों दूसरी बार और 4 दिन के बाद हार गए, तो जज ने कहा 72 पेज का उसका निकला वर्डिक्ट, तो बोला इसको हर जगह से निकालो, पिक्चर से हर जगह, कहीं नहीं आना चाहिए। मेरे को फोन आया, मैं बोला ठीक है पैसे दे दो, भाई आपकी शूटिंग हो गई है, हाँ। तो मैं आपका पैसे ही नहीं दे दूँ। बोला हमने यूनिवर्सल को दे दिए, मैंने बोला मेरे को क्या लेना देना है, ये आप मेरी फिल्म का, आप दीवार का गाना लेते हो तो दीवार का अंश उस पर पड़ जाता है ना एक फिल्म का, तो ये तो अभी म्यूजिक कंपनी ओवरडू हो गया ना, ये तो अब मैं तो बैटल करूंगा, आ जाओ सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं देखता हूँ जज कैसे ना बोलता है। अगर आज मेरे को किसी का गाना लेना हो तो मैं प्रोड्यूसर से डेफिनेटली परमिशन लूंगा, मेरे को शायद म्यूजिक कंपनी से भी परमिशन लेनी हो, 2-3 लोगों से होता है, पर ऐसे विदाउट टेलिंग आप किसी की भी चीज़ मिसयूज अब्यूज कर रहे हो, प्रोड्यूसर की कदर नहीं कर रहे हो, एक आदमी ने गाना बनाया लिखाया कोई दूसरी पिक्चर में डाल रहे हो, वो तो बहुत गलत काम है ये। तो फिर अजय देवगन को सारा रिमूव कर, अजय देवगन का इस पर कुछ लेना देना नहीं है, ये जिसने जो प्रोड्यूसर था उनकी प्रॉब्लम है। हाँ। अजय देवगन बेचारे ने क्या किया, हाँ। उसका प्रोडक्शन नहीं था। अजय देवगन होता तो मैं शायद मेरे को फोन करता, मैं छोड़ भी देता जी। तो इट वाज नॉट माय फाइट, वाज नॉट विद अजय देवगन। राजीव जी गुप्त की बात करते हैं, सस्पेंस थ्रिलर कहाँ से स्टोरी है? इस फिल्म को कल्ट फिल्म कहा जाता है, आज तक इससे बड़ी फिल्म नहीं बनी सस्पेंस थ्रिलर। आपको बहुत अच्छी लगी? मुझे बहुत पसंद आई, गाने इतने अच्छे, स्टोरी एकदम अनप्रेडिक्टेबल। तो ठीक है, अभी क्या है कि मेरे लिए भी बहुत, मेरी वन ऑफ द बेटर सबसे अच्छी फिल्म मैं भी गिनता हूँ एज ए टेक्निकल, तो लिखनी पड़ी थी कहानी, वही तो मेरा काम है, और मैं क्या कर, किसका कमाल में बैठा क्यों इधर, क्योंकि मैंने गुप्त लिखी है। तो यही तो वर्क होता है ना, जो संगीत बनाता है वो कहीं से धुन निकाल लेता है, हवा से, हवा से धुन निकलती है संगीत वालों की, तो क्रिएट करते हैं। ए.आर. रहमान साहब भी क्रिएट किया उन्होंने अपने टाइम में, लक्ष्मी तो प्यारेलाल जी थे, किसी का अपना स्टाइल था, किसी का अपना शंकर जय, किसी का अपना स्टाइल था, तो मैं सबके 10-10 बार सुनता था। तो म्यूजिक इज अ क्रिएशन, सिमिलरली स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले इज अ क्रिएशन, ये आप याद रखें। और उसका आप मैजिक जानते हैं और उसमें आपकी मास्टरी है। बस वही मास्टरी तो देखो, अब मैं फेल भी हो सकता हूँ, मेरे को बहुत घबराहट होती है जब ज़्यादा तारीफ होती है, क्योंकि फिर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि मास्टरी है, पर कभी कभी आदमी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, जैसे क्रिकेटर होता है ना, उसने कितने भी रन किए कभी वो डक में भी जाता है, तो इसलिए आदमी को थोड़ा शांत रह के ग्राउंड में रहना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर जब इंडियन फिल्म्स में सस्पेंस थ्रिलर कौन सी अच्छी, तो उसमें गुप्त का नाम हमेशा आता है, बहुत डरते कि ऐसा मास्टरपीस आज तक वापस नहीं बना। तो डरते हैं लोग बनाने में, और उनको टेक्निक भी क्यों डर गए, आप नहीं कर पाओ। लोग क्या बोलते हैं, मुझे बहुत लोगों ने कहा गुप्त मत बनाओ, क्योंकि आपका सस्पेंस निकल जाएगा, उसके बाद मंडे से कोई नहीं आएगा। तो जो जितने थे ट्रेड वाले लोग या दोस्त बोलते हैं वेरी स्कैरी, यू नो, द सस्पेंस कम्स आउट, व्हाई विल आई वॉच? मैंने को लगा नहीं, यू विल वॉच माय फिल्म इवन इफ आई टेल यू द किलर। मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, मैं अगर आप जोरा का आपको किलर बना दूँ, आप डबल देखोगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ। तो ये आपको स्क्रिप्ट बनाओ, पिक्चर अगर अच्छी होती है तो लोग देखेंगे। देखो हर पिक्चर में सस्पेंस होता है, आप बोलो कैसे, हर पिक्चर का एंड आपको नहीं पता क्या होगा,
क्या लड़की मरेगी जिएगी, क्या लड़का मरेगा जिएगा, ये दोनों मिलेंगे, विलन मरेगा कि नहीं मरेगा, एंड पता है। तो अगर मैं आपको एंड बता दूं, आप पिक्चर नहीं देखोगे वो ये सस्पेंस कैसे हुआ वो भी देखना पड़ता है। हाँ, कैसे हुआ है, क्यों किया। तो हर फिल्म का एंड देखो, एवरी फिल्म इज अ सस्पेंस फिल्म, क्योंकि आपको एंड नहीं पता। तो अब कोई भी मैं पिक्चर देखते जाता हूँ लोग के साथ, तो मैं सब पिक्चर देखता हूँ। तो जब मैं पिक्चर देखते जाता हूँ तो एंड तो हमको पता है इसका हैप्पी एंड होगा, पर आपको पहले से पता है ट्रेलर से। लेकिन उन फिल्मों में इंसान ऐसा डर के चेयर पे नहीं बैठता है जैसा गुप्त जैसी फिल्म पे बैठता है, अब क्या होगा। अब क्या होगा। यहाँ पे स्टोरी भी डरावनी चल रही है, म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक से जो क्रिएट किया गया है इस फिल्म में माहौल, मतलब रूह कपा देती है। तो ये फिल्म, इस फिल्म में आपने काजोल को लिया। काजोल जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म कर चुकी है, कैसे सोचा कि उसको मैं नेगेटिव रोल में कास्ट करूंगा। मुझे एक चीज पता थी कि मुझे एक्ट्रेस चाहिए, पहली बात, ये रोल होगा नहीं। दूसरी चीज मेरे को ये पता थी, अगर मैं एक्ट्रेस को ये रोल सुनाऊंगा ना नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको एक्टिंग करनी है, उसको पता है रोल मेरे को मिलेगा नहीं। तो अगर आपको एक्ट्रेस चाहिए जो जेन्युइन एक्ट्रेस अंदर से, जिसके अंदर फायर है एक्टिंग करने की, दे डोंट केयर। तो और जब मैं उसको ये सुनाऊंगा ये रोल है, तो क्योंकि उसको एक्टिंग करनी है, तो वो ये नहीं सोचेगी मैं हीरोइन हूँ या नहीं हूँ। तो उसको ये लगना चाहिए कि मेरे को ये रोल करने में कितना मजा आएगा और कितना आनंद और कितनी सैटिस्फैक्शन मिलेगी। सैटिस्फैक्शन होती है, फिल्म इज बेस्ड ऑन यू, यू नो। तो आई न्यू कि 100% यस है। तो जब वहाँ गए तो उन्होंने जो कहानी सुनी, उनकी बड़ी एक बहन है, बहुत अच्छी लड़की है, दोनों ने सुनी तो इतने एक्साइटेड हो गए, तो इमीडिएटली बोलने लगी मैं तो कर रही हूँ, फंटास्टिक है वो। तो जब माँ को बताया ऐसे, तो माँ बोलती बिल्कुल दरवाजे पर कि क्या तुम ठीक कर रहे हो राजी, मेरी लड़की का करियर तो नहीं खराब कर रहे हो, डर गई। जो आप बोल रहे हो मतलब डर गई। मेरे को बोला उन्होंने, तो मैंने बोला नहीं मैं क्यों करूँगा आंटी, मेरे को क्या लेना देना ऐसे। तो उसका अगर रोल होगा, पिक्चर चलेगी तो नाम बढ़ेगा ना, गिरेगा क्यों। यार शोले देखो तो सबसे नंबर 1 नाम तो अमजद खान का होगा। पीपल लव अ नेगेटिव रोल। ये जोकर वोकर जो इंग्लिश पिक्चर होती है, ये होता ही ऐसे ग्रे शेड वाले रोल, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसपे जो नेगेटिव रोल होते हैं ना, उसपे परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा स्कोप होता है और राइटिंग उसके इर्द गिर्द होती, पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द होती। तो अभी आप जैसे राम है, जैसे राम की रामायण बन जी, मेरे लिए more interesting than Ram is how is Ravan role going to be executed? How will he do? I'll be more interested to see that. राम तो मेरे को समझ है क्या होने वाला, पर वो परफॉर्मेंस रामायण में रावण क्या करेगा, that will make or break the film. Remember that. अगर वो परफॉर्मेंस वीक होगी, पिक्चर वीक पड़ जाएगी। It's always the negative force that उसका जो जिसके साथ हीरो लड़ रहा है ना, वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए हर पिक्चर में। तो ये एक दिस इज द साइंस ऑफ फिल्म मेकिंग। एक कोई हम सीखे हुए हैं, ऐसे कोई गॉड गिवन गिफ्ट नहीं होती आपको। बॉबी देओल को भी करियर का सबसे बड़ा हिट दे दिया, दुनिया हसीनों का मेला। उफ, क्या गाने हैं इस फिल्म के। और बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब बहुत कम फिल्में होती है जिसमें फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक का भी जिक्र किया जाता है, रिव्यूज में मेंशन किया जाता है। इस फिल्म के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का भी हर जगह मेंशन किया गया था। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट क्रिएशन, बहुत अलग। तो है बन जाती और एक वो चीख थी इसमें, यही चीख थी वो। यस, वो भी और कहर पैदा करती थी। मतलब फिल्म बहुत शानदार बनी, फिल्म सुपर हिट हुई। राजीव राय बिगेस्ट फिल्म मेकर ऑफ इंडस्ट्री। और गुप्त फिल्म के बाद कुछ ऐसा होता है कि आपको गुप्त तरीके से, मतलब मुझे क्या हो गया, मुझे भी उस निकलना पड़ गया, सैड हो गया। और जो 2 पिक्चरें की मैं था नहीं, मैं ठीक तरह उसको एक्चुअली एडवर्टाइज वगैरह नहीं कर पाया, और बना भी शायद कभी कभी आप एक पैर इधर एक इधर इस कंट्री में, तो फिर मैंने छोड़ दिया काम। राजीव जी, जस्ट एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप पे क्या आपको पहले थ्रेट्स आए थे? मतलब क्योंकि पहले थ्रेट्स आते, आप नहीं मानते हो शर्ट, तब अटैक जो अंडरवर्ल्ड कर रहा है। वो क्या था उस टाइम, क्या था, पूरे बॉम्बे को थ्रेट्स आ रहे, कोई नई बात नहीं, तो उसमें मुझे भी आए। और जो थ्रेट्स आते हैं, मैंने कभी बात नहीं की, लोगों को लगता है कि मैंने फ़ोन उठा के बात की, सब रिकॉर्ड करके पुलिस को दे दी। इंडस्ट्री उस वक्त रैंसम पर थी पूरी।
और बॉम्बे भी था, Yes. क्योंकि मेरे को कई लोग फ़ोन करते थे बिजनेस से कि हमको भी लोग फ़ोन कर रहे हैं, कोई जिसका कोई फिल्म से लेना देना नहीं। रियल स्टेट वाले। हाँ, बहुत बहुत अलग अलग लोग। तो क्या आपने थ्रेट्स को सीरियसली नहीं लिया था या आपका स्टैंड था कि मैं नहीं? ये सीरियसली तो लेना पड़ता था, जी। कोई किसी तो को भी पुलिस फ़ोन में आपने कंप्लेंट नहीं की थी? पहले दिन ही तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिली, फिर भी अटैक? फिर मचा। इसलिए तो मैं हूँ इधर पुलिस की वजह से। अच्छा। ये तो पुलिस यहाँ की, बॉम्बे की जो है, ये बहुत अच्छी पुलिस, जी। बहुत स्ट्रांग। जी। इनको अगर कुछ करना है जी। तो करना है। वैसे लोग बदनाम करते हैं पुलिस को, दैट इज़ गलत, क्योंकि उनके पास भी हज़ार चीज़ें हैं। पर जब मेरा केस आया तो दे गॉट एक्चुअली वरीड एंड इमोशनल एंड दे टोल्ड मी कुछ नहीं होगा आपको। पर कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं मैंने पैसे दिए या ब्राइब किया या कुछ किया, कुछ भी नहीं। उनको समझ आ गई गड़बड़ है। एंड पुलिस डजंट लाइक ऑल दिस, पुलिस इज वेरी एंग्री। यस। और यही चल रहा था कि हर सबको आ रही थी थ्रेट्स और सब प्रोटेक्शन मांग रहे थे इंडस्ट्री अभी में। देखो उस टाइम दूसरों ने क्या किया मुझे तो आइडिया नहीं। गुलशन कुमार तो जी की जैसे अगर आप पुलिस के पास जाओगे तो आपको प्रोटेक्शन देंगे, जी। अगर उनको जेन्युइन। शाहरुख खान ने भी मांगी हाँ, थी तो जो जेन्युइन कॉल्स थी वो आए। अभी देखो ये है 90s की बात है, Yes. वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर ये सब ड्रामा होने ये लगे। चल रहा था। तो ये जो था वो लोग हैं नहीं। और जैसे आई थिंक सबसे, मेरे को लगता है ऑफ कोर्स सबसे बुरा इंसिडेंट तो गुलशन जी के साथ, गुलशन कुमार जी के Yes, साथ हुआ। yes. शायद उसके बाद मेरा नाम आता है। जी। तो वो क्या था कि मैं सब जानता हूँ, राकेश रोशन को भी हुआ, तो मैंने तो दिल में तो सबको माफ़ कर दिया। मैं बोला सबकी मजबूरी है, जिसको जो करना है करे। मैं अपने मन में ये सोच के ये करोगे क्यों कर रहे हैं। अब वो लड़के थे यंग, क्यों इसमें घुसते हैं, ऐसे वर्ल्ड ऑफ क्राइम में घुस जाते हैं ना, यंग होते हैं तो उनको भी पता नहीं होता, कुछ बनना होता है पैसों की। मतलब वही निकलने का डिसीजन भी टफ होता है बिकॉज आपके रूट्स मुंबई में। हाँ। मुंबई ने सब कुछ दिया, इतने बड़े आप फिल्म मेकर, आपका बिजनेस, फैमिली, एवरीथिंग सेटल्ड, और अब आपको डिसाइड करना है कि रातों रात मुझे नहीं देखो हमेशा- ऐसा ये तो था कि मैं उस टाइम बहुत सीरियस थ्रेट था और मुझे 2-3 दिन जाना था। पर उस टाइम एक और प्रॉब्लम थी, मेरा एक लड़का है वो ऑटिस्टिक था, उसको मैं पढ़ा नहीं पा रहा था। तो एक्चुअली मैं निकला उसके लिए रियली अच्छा। क्योंकि मैं 2 साल 3 साल के बाद जी, वापस आ जाता। जी। वो थ्रेट था, वो 5 साल 6 साल था। पर ये मेरे लिए थ्रेट था कि मेरे लड़के का क्या होगा, अच्छा। वो कहाँ जाएगा, Correct. कैसे बड़ा होगा, क्या करेगा। तो मेरे को लगा अभी ये थ्रेट है, इसका एडवांटेज ले लो। हाँ, और इसको कुछ ठीक समय के करो। लिए हाँ, निकल क्योंकि जाते। उस समय में जब आपको थ्रेट है, आपको निकलना तो है, नहीं तो गोली लगनी है। तो जब आपको निकलना है तो उसका मैं उस टाइम का एडवांटेज कैसे लूँ कि मेरे को कुछ और ऊपर वाले ने दे दिया, ये करो। अब दूसरे जो लोग जो यहाँ से नहीं गए उनके पास कुछ करने को नहीं था, मेरे को करने को था। मेरे को लड़के को ठीक करने का मेरा एक मिशन था Yes. कि इसको ठीक करना है। Yes. समझ रहे हो, तो बहुत बड़ा मिशन था। तो मैंने उस नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बनाया और उसको ठीक किया। Yeah. और 20 साल गए, अभी मैं ठीक हूँ। वहां पे रह के भी आपने फिल्म बनाई थी प्यार इश्क और मोहब्बत। नहीं, वो पिक्चरें तो बॉम्बे के थ्रू बनी। अच्छा, मुंबई के हाँ, थ्रू या बनी। इट इज बॉम्बे रिलीज। मैंने लेकिन शूटिंग shooting बाहर पूरी की। बाहर ही हुई। हाँ, मैं दोनों असंभव और प्यार इश्क के बाद शूटिंग बाहर की, क्योंकि मैं शूटिंग नहीं करना चाहता था। हाँ। क्योंकि मैं बाहर थोड़ा बहुत छोड़ दी थी कंट्री इन अ वे, पर मेरा ऑफिस यहाँ था, पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ थी, रिलीज यहाँ सारी थी, प्रॉपर्टीज कहते हैं यहाँ से या वहाँ ये गई, सारा काम यही everything, था। कुछ। पर वो क्या, क्योंकि आधा आधा हो जाता है तो पिक्चर नहीं ठीक बनती, कम्युनिकेशन ये गैप गड़बड़ है। चीजें। तो फिर day night का। इसलिए मैंने छोड़ा कि एक पाँव इधर एक पाँव इधर, तो छोड़ दो। इस फिल्म को लेकर भी एक खबर बहुत थी कि मोनिका बेदी को आपको प्रेशर में लेना पड़ा था थ्रेट की वजह से। इतना नहीं था प्रेशर, गलत है। तो है, लिया मैंने, एंड आई नो वो लड़की का बैकग्राउंड आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जी। पर वो ऐसे प्रेशर में नहीं डाला। प्रेशर में ना। नहीं लिया था। और इसके बाद आई थी आपकी असंभव, और इसके बाद आपने फिल्म नहीं बनाई बहुत टाइम तक, अब फाइनली आप वापस आ रहे हैं। यस, तो असंभव के बाद लड़के को ठीक करना था, उसको एजुकेशन देनी थी, और कमाई ये थी, पैसे इतने तो थे नहीं, तो वो भी था कि मेरे खर्चे नहीं है तो मैं मैनेज करता हूँ। और वहाँ पे विदेश क्या करते थे फिर आप, जैसे जब नहीं, फिल्म मेकिंग? बिजनेस में तो आता था ना वापस, मेरा काम तो यहीं होता था। अच्छा, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ। हाँ, तो वहाँ मैंने स्क्रिप्ट लिखी है 9 साल उधम सिंह के ऊपर, वो काम किया इंग्लिश में विद इन अमेरिका, इन लॉस एंजलिस एंड हॉलीवुड। वो मेरी प्रॉपर्टी है, और मेरे एक पार्टनर थे जिन्होंने मेरी हेल्प की टू गेट इट रिटन,
मॉनेटरी वाइज, तो वो रजिस्टर हुई मैंने अपने मतलब मेरे नाम पर है। तो वो बहुत मेरे को उस पर बहुत सीखने को मिला। वो मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हुआ राइटिंग में। पर वो लिखते गए हम लोग, और मुझे लगा ये बनेगी नहीं, और मैं पिक्चरें देखता गया, और जितना टाइम गुजरता गया मुझे लगा ठीक है अभी मेरा मन नहीं है फिल्म बनाने को, कि बहुत हार्ड वर्क भी है, और एंड में लोग गाली दे देते हैं फ्राइडे को, तो आप हार्ड वर्क करो फिर जूते खाओ। इसलिए मैं कोई पिक्चर देख के मैं बुरा नहीं बोलता। फिर जोरा की प्लानिंग कैसे हुई कि चलो अब मैं कोई फिल्म लिखता हूँ? तो क्या हुआ कि जब मैं यहाँ 2012 में मैंने ग्रीन कार्ड सरेंडर कर दिया। मेरे पास रेजिडेंस था अमेरिका, तो वो मैंने सरेंडर किया ये विचार से कि अभी मेरे को वापस आना है, क्योंकि लड़के की एजुकेशन भी थी कुछ सालों की। फिर उसको वहाँ पौंडीचेरी डाला, ऑरोविल 2-3 साल। फिर मैं यहाँ आया। फिर मेरा उस वक्त आई थिंक 2015-2016 में सेपरेशन हुआ, डिवोर्स, जो कि ज़्यादा उसका हमने शोर नहीं किया क्योंकि झगड़ा था नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी नहीं, सोनम जी से कुछ रिफ्ट था नहीं। कुछ नहीं। वो क्या इतना प्रेशर हो गया ये ट्रैवलिंग में, अंडरवर्ल्ड का। पेरेंट्स गुजर गए उसके दोनों, मेरे भी 3 साल में 4 हो गए। तो लाइफ में क्या होता है, कई बार इतना प्रेशर होता है कि आपको लगता है ऐसे कि मैं अगर इस जगह से निकलूं, भले वो मैरिज हो, तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम थी, तो अब सेपरेट तो हो ही गए थे बिकॉज ऑफ प्रेशर। ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि हमारी बनती नहीं थी। और लड़का ऑटिस्टिक था, तो देन शी ओनली प्रपोज कि राजीव क्या लगता है अभी, लेट्स यू डू योर थिंग, मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है अभी साथ रह के इट ब्रेक्स डाउन। तो लोग बोलते हैं कोई और रीज़न है, या आपकी किसी और लड़की के साथ चक्कर है, उसका किसी और, ऐसा नहीं था। इट वॉज जस्ट प्रेशर। एंड तो फिर मेरे को नहीं करना था, तो मैं 1 साल डिले किया। फिर लड़का था वो बोलने लग गया, तो मेरे को लगा मे बी इट विल बी बेटर फॉर हर। पर हुआ क्या, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, आई एम बेटर फ्रेंड्स विद हर देन आई वाज एवर इन माय मैरिज। फ्रेंड्स, ओके। तो मैंने देखा, क्योंकि बीच में एक बच्चा होता है ना, क्या करोगे, तो उस पर अच्छी भी बात है, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, और मेरी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने कभी उसके खिलाफ कुछ बोला नहीं, ना वो बोलेगी कि कुछ हुआ ही नहीं, बोलेंगे क्या। तो लोग बोलते हैं अच्छा ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, क्यों टूटा। फिर मैं सबको ये बोलता हूँ, कई बार लाइफ में इतना प्रेशर आता है कि आपकी बुद्धि बंद हो जाती काम सोचने की, क्योंकि आप अपने रूट से बाहर हो जाते हो ना। जर्नी भी आपकी बहुत ups and downs, तो इतना आप यहाँ गए, कभी इस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, तो आप एकदम ब्लैंक माइंड ही लगता है, मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, खाना क्या खा रहा हूँ। माँ बाप बीमार, वो चले गए, और मेरे को बहुत प्यार था अपने माँ बाप से, तो मेरे को जब वो गए तो मेरे को फिल्म करनी नहीं थी, तो मेरा मोटिवेशन ही ख़त्म हो गया। तो वो ये था। तो अब क्या हो गया, जब 2015-2016 में ये हुआ, फिर 1-2 साल तो फिर वी रियलाइज़ कि ठीक है, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो लड़का भी खुश है। तो मैंने बोला अभी मैं क्या करूं लाइफ में, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ओल्ड एज में मर जाऊंगा, बिकॉज यू हैव टू मूव योर बोन्स, यू नो, इफ यू डोंट मूव योर नीज यू विल गेट अ नी प्रॉब्लम, यू हैव टू मूव योर बॉडी। तो बहुत सोचा कि फिजिकल काम होता है फिल्म की। तो फिर मेरे पास 8-10 कहानियाँ थी, उसमें से ये जो सबसे सस्ती कहानी थी वो जोरा थी। तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ और देखता हूँ कैसे शेप अप होती। शेप अप की पैंडेमिक आ गया, फिर पार्ट 2 लिखी, और मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई, क्योंकि मुझे लगा ये तो मैं 1 करोड़ में भी कर सकता हूँ, ये क्या कहानी है। अच्छा। ये मर्डर मिस्ट्री क्या होता है, कई बार पिक्चर एक रूम में भी कर सकते हैं, अगर आपको काम आता हो। पर ये भी एक आयरनी है लाइफ की कि जब आप पापा के साथ बनाते थे, पापा कहते थे बजट मत देखो, नहीं देखो, और अभी जब आप बनाते हो तो यू हैव टू सी द, ये ही मेरी आयरनी है। और अभी मेरे को डैडी डबल याद आते हैं कि पिता क्या होता है। पिता जो होता है ना, एक ऐसी पिलर होता है, वो अगर आपको सही मिल गया तो आपकी लाइफ सही है, अगर आपको सही पिताजी नहीं मिले तो फिर बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, और लाइफ भी खराब हो जाती है, क्योंकि वो ज्ञान भी देते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम मनी, एडवाइस आपको संस्कार सिखाते हैं माँ बाप, तो उनकी तो पूजा करनी चाहिए सब लोगों को, और हमारा कल्चर बोलता है कि करो। इनकम टैक्स से कुछ फीस नहीं ली, फ्री में करता था सब डायरेक्शन, अभी ये भी मैंने फ्री में किए। तो मेरी किस्मत में लिखा है जो मैं पिक्चर बनाऊंगा उस पर फीस नहीं होगी। जब मेरे पास कोई आता है बोलता है कितना चार्ज करते हो, मैंने बोला मैं चार्ज नहीं करता हूँ, मैंने कभी चार्ज किया ही नहीं।
तो ऐसी बनती है, ऐसी काम मतलब शौक पे कह किया। सकते हैं कि इन दिनों जितना प्रिंट एंड मार्केटिंग में लगाते हैं उससे भी आधे बजट में आपने ये फिल्म बनाई है जोरा। प्रिंट एंड मार्केटिंग में मेरे को लगता है 15-20 लगा देते, हम्म। तो उसका आधा लग रहा है आपको 2 करोड़। उससे भी कम है। 5 पे बनी है, यस। 2 करोड़ में शूटिंग हुई, हाँ। 2 करोड़ समझो कि पोस्ट प्रोडक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह वगैरह बहुत काम होते हैं। पर शूटिंग को 2 में ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। मैं बताता हूँ क्यों। जो आपका फूड का बिल आता है 50 lakhs, फूड माई बिल वॉज 50, हाँ। जस्ट फूड जो आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन में। ओह। तो आपको खिलाना है ना सबको, 200 का यूनिट है, तो सबको ठहराना है, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, बेसिक नीड्स तो चाहिए ना। तो फिर आपको फिल्म को भी सही सेट करना है। तो दिस इज़ अ फैंटास्टिक चैलेंज यू नो जो किया मैंने। और फिर उसके बाद 2 गया पोस्ट प्रोडक्शन में, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, 1 उसमें जाएगा। पर ये जो मैं आपको फिगर्स बना रहा हूँ, ये इंडस्ट्री में लोगों को झूठ लगने वाला है। अभी लोग बोलेंगे कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है इसलिए क्योंकि इसको इतना कवर करना है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये है, आप मेरा आके ऑफिस में रिटर्न देखो जो इनकम टैक्स का है, मैं आलोक को दे दूंगा। वो मैंने आलोक को बोला भी है, यार कोई भी डाउट करेगा तो दिखा देना, इनकम टैक्स से चेक कर लो यार। ये है, मैंने अपने आप को चार्ज नहीं करता। आप ओटीटी पर नहीं चाह रहे इसको रिलीज करना? ओटीटी में लेते नहीं है। अच्छा। मैं क्यों जाऊँ, अच्छा। कोई ऑफर ही नहीं आती। सबको Okay. पता है मैं फिल्म बना रहा हूँ, Yeah. किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है न्यू Yeah. स्टार कास्ट पे। सब बोलते हैं कास्ट क्या है, ओके। और ओटीटी में मैं दे दूंगा तो पैसे नहीं देंगे क्योंकि कास्ट नहीं है। हाँ। तो मैंने सोचा इसको यूट्यूब में लगाऊंगा। अच्छा। मैंने 4 साल से सोचा है। आमिर खान साहब ने तो अभी सोचा है, मैं 4 साल से पहले सेट किया है। क्योंकि उसमें क्या होता है, मैं टिकट कर सकता हूँ 50 रुपीज़ की, मान लो Yes. 100 रुपये, 50 Yes. 50 मैं सोच रहा हूँ, कल ऊपर नीचे हो सकता। तो वहाँ मैंने किया नहीं है। हाँ। तो होता है दैट वे इट रीचेज द होल यूनिवर्स। हाँ। और सबको, जिसको भी देखनी हो पायरेटेड ना देखे। Yeah. अभी यू कैन अफोर्ड 50 रुपीज़ क्या है। यस। सो अगर आपने बंद भी कर दिया, आपको 48 आवर्स मिलते हैं उसमें, तो एटलीस्ट सबको मैं फिल्म तो दिखा सकता हूँ ना, भले अच्छी लगे या नहीं लगे। तो मैं प्राइस उसकी कम करके ओटीटी वाले लेते, गुड। मैं तो ओटीटी को बेचना चाहता हूँ। अगर ओटीटी वाले नहीं लेते हैं तो मैं फिर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बट ये कह सकते हैं कि राजीव राय कमिंग विद मर्डर मिस्ट्री अपने आप में ब्रांड है फिल्म का। देखो, है तो मर्डर मिस्ट्री और है मेरी फिल्म। हाँ। और इसमें मेरा है टिक। आप देखोगे, आपको ये एहसास होगा कि ये राजीव ने डायरेक्ट किया। ऐसा नहीं लगेगा किसी और की, क्योंकि जो हर दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, उस पे डायरेक्टर का स्टैंप होता है। हर डायरेक्टर का स्टैंप होता है। तो आज मोहित सूरी ने ये सयारा बनाई है, तो उसका स्टैम्प दिखता है आप। हर डायरेक्टर का, यश जी बनाते थे या सूरज भजाटिया, सुभाष जी बनाते हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं। अगर आप राजकुमार हिरानी का स्टैम्प होता है हर फिल्म। तो संजय लीला बंसाली, इसका तो एक शॉट देखो पता चलता है इसकी फिल्म में। तो वो तो है, अभी मेरा जैसा भी स्टैम्प है मेरा है। तो जब आप देखोगे, आप बोलोगे अब अच्छी बुरी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो अभी सब्जेक्टिव हो जाता है। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी, और शायद सबको पसंद है। बनाते तो हम, अभी जो जनरेशन है वो सस्पेंस थ्रिलर बहुत पसंद करती है। अगर अच्छी वेल-बिल्ट ये- स्टोरी, अगर मैं आपको बता दूं, 2 किस्म के ऑडियंसेस हैं। एक आपकी ऑडियंस है जो अभी पिक्चर चली सयारा, दैट इज म्यूजिकल यूथ एंड लव स्टोरी। ओके, 15 to 25 बोलते हैं इस ऑडियंस को। पर ये मैंने किस पे, आप बोलोगे किसके लिए बनाई? मैंने बनाई है ये गदर पुष्पा टाइप ऑडियंस के लिए, जो हार्डकोर भोजपुरी मास जो होते, अच्छा, जो एकदम कड़क मास होता है ना, ये वो बहुत बड़ी ऑडियंस। ये भी बड़ी ऑडियंस हो। अभी हो सकता है दोनों ऑडियंस जुड़े को पसंद आए, पर मैंने जो एकदम ही नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, या जो लोग पहले गरीब होते थे अभी मिडिल क्लास हैं, जो इंडियन ऑडियंस है, जो रियल मास इंडियन ऑडियंस है, जिसके लिए मैं काम करता था, तो मैंने सोचा मैं इनके लिए करूँगा। क्योंकि अभी मैं यूथ के लिए बनाऊंगा, मेरे को लव स्टोरी बनानी पड़ेगी। इसमें लव है ही नहीं। तो वो मेरा ध्यान नहीं जाता उसके ऊपर, तो वो मैं करना भी नहीं चाहता। तो ये ऑडियंस मेरी सेट है। अब ये देख रहा है कि वो देखती है कि नहीं देखती, कि उनको ये पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी। जो ये होते हैं यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झांसी, हरियाणा, राजस्थान, they will like, and hopefully
द यंगस्टर्स कॉलेज पीपल ऑल्सो, जैसे आप कह रहे हो कि OTT वालों को मर्डर मिस्ट्री बहुत पसंद है। ऐसी फिल्में जिनका नाम भी नहीं पता वो मैंने देखी है। हाँ, तो और वो वाकई में बहुत सस्पेंस की बहुत अच्छी फिल्म है। एक्टर्स को नहीं जानते हम, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है। हो सकता है ये, पर क्योंकि जब आप एकदम एक कोर मास ऑडियंस के लिए बनाते हो तो उसमें जो आप कल्चर दिखाते हो, चीज़ें दिखाते हो, वो थोड़ी ट्रेडिशनल होती हैं। तो ये जो मॉडर्न ऑडियंस होती है, थोड़ा यार मोटरसाइकिल में घूमो, सिगरेट पियो, ये करो वो करो, गाना गाओ, उनका जो एटीट्यूड जो कॉलेज में केयर फ्री जो होता है वैसी नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो एक ऑडियंस है, लव दे, एक जनरेशन होती है जो लाइक करती। आई एम नॉट श्योर, मैंने देखो अच्छी पिक्चर तो सब देखते, एक बार पिक्चर एक्सेप्ट हो गई है ना, तो फिर सब देख लेंगे। अच्छा। अभी ये गाना है 6 मिनट, 6 मिनट 11 सेकंड, 2 दिन के बाद वो आएगा, वो आपको आलोक विल सेंड यू, दैट इज, उस पे फिल्म के शॉट्स नहीं, उसमें सिर्फ लिरिक्स है। ये है उन लोगों के लिए जो गाना सुनना चाहते हैं, स्टोरी को एकदम उसके बाद आएगा डायलॉग ट्रेलर, एंड ऑफ द मंथ। अच्छा। वो 3 मिनट का है, उसके अंदर स्टोरी है। अच्छा। ये फिल्म जो है 8 अगस्त को आ रही है, जबकि जितना हम जानते हैं कि राजीव राय जी का जुलाई मंथ फेवरेट है। त्रिदेव, मोहरा, गुप्त सब जुलाई मंथ में रिलीज की। तो फिर मतलब ये जुलाई का क्या लॉजिक है और जोरा जुलाई में क्यों नहीं आई? क्या था, विश्वात्मा शायद जनवरी में आई थी, और एक पिक्चर मेरी शायद अगस्त में भी आई है, जुलाई में असंभव भी जुलाई की थी। हाँ, जुलाई थी, प्यार इश्क और मोहब्बत अगस्त थी, पर ज़्यादा करके त्रिदेव वाज प्लान्ड फॉर रिलीज इन मई, और फंस गई सिलसिले। अच्छा। तो उसकी वजह से 2-3 महीने डिले हुई, तो मेरी माँ का बर्थडे 6 जुलाई को है। अच्छा। तो जब त्रिदेव फंसी, वो जाके गिरी 6 जुलाई को। ओह। तो मैं, वो मदर का बर्थडे था, वो हिट हो गई, तो मुझे पता था माई मदर इज़ वेरी लकी फॉर मी। तो मैंने फिर सोचा यार ये बहुत लकी डेट है, मेरे को एक थोड़ा सुपरस्टिशन तो नहीं है, एक होता है, इंडियंस होते हैं थोड़े सुपरस्टिशन कह लो या थोड़ी ये कह लो, तो मेरे को वो डेट से बहुत प्यार है, मदर की वजह से एक लकी डेट गिनता हूँ। तो फिर जब मेरी त्रिदेव आई, उसके बाद भोर आए, वो भी 4-5 1 जुलाई को आई, 6 को शायद मैं कर नहीं पाया, या फ्राइडे नहीं था, क्या था, आई डोंट नो। तो वो भी वही मुझे माँ के आसपास के वो, क्योंकि आप एग्जैक्ट 6 तो नहीं कर सकते ना, फ्राइडे होना। फिर जब ये गुप्त आई 4 जुलाई थी, तो वो भी मैंने वो ध्यान रखा। ये जब मैंने अनाउंसमेंट की थी 4 जुलाई की थी, पर 4 जुलाई को ये इनका स्ट्राइक चल रही थी हॉलीवुड में, 5-6 पिक्चरें उनकी डिले होके जुलाई में आके गिरी, जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल पहली थी, फिर F1, फिर जुरासिक पार्क, फिर सुपरमैन, फिर अभी आई है फैंटास्टिक 4। तो ये क्या 4, और मुझे पता था चल जाएंगी, मुझे आइडिया था। तो मैंने बोला अभी मैं ये 4-5 पिक्चरें होंगी तो ये थिएटर टाइम नहीं मिलता है। करेक्ट, नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ नहीं, मेरे को डर नहीं है, पर स्क्रीन ही नहीं मेरे को PVR स्क्रीन ही नहीं दे पाएगा, देना भी चाहेगा नहीं दे पाएगा। और अभी भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फिल्म चल गई, सन ऑफ सरदार थोड़ी डिले हुई, तो अब सब आके फंस गए, 1 अगस्त पे आ गई, सब फंस गए। थिएटर टाइम इतने सिनेमा, वो भी चल रही है, इंग्लिश भी चल रही है, तो अब 8-9 पिक्चरों को कैसे एडजस्ट करेंगे? सबको बेस्ट टाइम चाहिए, सबको बेस्ट थिएटर चाहिए। लोग ये कह रहे थे कि बारिश है, थिएटर में कौन जाएगा ऑडियंस, लेकिन अगर फिल्म बारिश से कुछ देखनी तो सभी लोग तो जाते बारिश हैं। में ही लगाई, वो नहीं होता। आज पहले होता था, अभी क्या है कि यू हैव टू सी कि दूसरी पिक्चर नहीं हो कि आपको स्क्रीन मिल जाए, शो टाइम मिले। जोरा कितनी स्क्रीन्स पर आप रिलीज करने का? देखो मैंने क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, छोटी पिक्चर है, तो मैंने तो सोचा था 400 से 500 इंडिया में स्क्रीन्स होने चाहिए, जो कि कम है, क्योंकि जो बड़ी पिक्चर होती है उनके 2000 से ऊपर होते हैं स्क्रीन, तो और 20,000 शोज से ऊपर होते हैं। तो ये मैंने सोचा था कि अगर 400-500 ही कर रहे हैं तो आपका 1,500-2,000 शो दिन के पड़ेंगे, और अगर अच्छी गई तो हम बढ़ा सकते हैं, थिएटर वाले फिर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बेटर स्टार्ट लो, यू नो, कास्ट हाँ देखेंगे कि हाउ। अभी मुझे नहीं पता स्क्रीन लोग बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आगे वॉर 2 खड़ी तो अरे छोड़, जो होगा देखी जाएगी। मैं नहीं सोचता, पिक्चर अच्छी है चलेगी।
अभी मेरी टक्कर हो जाएगी पता चले वॉर 2 के साथ। तो अभी ये प्लान तो है नहीं, मैं तो चींटी हूँ, वो हाथी है। तो अभी वो यही बात है कि अगर पिक्चर, मैं यही चाहता हूँ कि अगर पिक्चर लोगों को पसंद आए तो चांस मिले फिल्म को लोगों तक पहुँचने का। तो ये जो एग्जिबिटर्स होते हैं ये बड़ी फिल्म को नहीं छोड़ते हैं, उनको सारे शोज दे देते। तो अगर मेरा फ्राइडे सैटरडे संडे ठीक जाता है तो फिर ये नहीं निकालेंगे, ये मेरे को नेक्स्ट वीक दे विल बी लिटिल गुड विद मी, आई फील कि वो बोलेंगे नहीं इसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, तो एडजस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि एडजस्ट, हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है, पर ये है कि अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, बहुत भयंकर कन्फ्यूजन, सब फंसे। और क्या एक प्रोड्यूसर फंसा है ना 10 फंस जाते, करेक्ट, 20 ऐसा नहीं कि मेरा नुकसान है, सबका होने वाला। तो मेरा तो वैसे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, चीज़ें कम है, तो मैं वरीड तो नहीं हूँ। दूसरे मुझे लगता है कि वरी में होंगे, मुझे ऐसे लग रहा है, आई डोंट नो, मुझे फीलिंग है कि वरीड, क्योंकि आप पिक्चर लगा रहे हो, आपको शोज़ नहीं मिल रहे, ऊपर 6 पिक्चरें सामने खड़ी हैं। डू यू वांट, ये सिचुएशन तो नहीं है ना अच्छी, क्या है नहीं अच्छी। तो लेट्स सी क्या होता है, पर इसमें मज़ा भी आता है, जब कंपटीशन होता है ना तो मज़ा भी आता है। तो क्यों डरना, जो है देखी जाएगी। पापा तो हमेशा बोलते थे बेटे डरना नहीं कभी, तो पिक्चर लगाएगा तो टक्कर में लगा। तो मैंने अपने राजीव मल्होत्रा को बोला, डैडी वो उसके साथ काम किया था, बोलते टक्कर में तो लगाएंगे, शो कहाँ मिलेंगे। तो बोलते थे मजा आया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू, लंबा हुआ। ऑल द बेस्ट फॉर जोरा मूवी।